समय हमारा हो रहा है। सभी साथियों को नमस्कार। और कुछ लोग जुड़े हैं, इसके पहले मैं ऐतिहासिक घटनाक्रम के ऊपर अपनी बात को रखूंगा। संसार के लोगों के अंदर बैठ करके कुछ बातें तय करने का एक व्यवस्था कायम की जाती है, लेकिन सरकारें उसमें किस प्रकार से दखल करे और इन व्यवस्थाओं में सबसे पहले 1895 के अंदर लंदन में कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इस कोऑपरेटिव कंसेप्ट की एक परिकल्पना की। वैसे तो बात तो बहुत पहले से थी, लेकिन विधिवत 1895 में हुआ, जिसका नाम इन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस दिया। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस में जो परिभाषा दी गई, ये परिभाषा मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये बहुत ही जरूरी है परिभाषा पढ़नी, कि इस परिभाषा में जो बात लिखी गई, जो लोग इकट्ठे हुए, जिन लोगों ने ये बात तय की, उन परिभाषाओं में किस तरह से लोगों ने अपना कब्जा करके लोगों को मुट्ठी में लिया। परिभाषा थी एन ऑटोनोमस एसोसिएशन, एक एसोसिएशन से एक होते हैं इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स। ये तीन कंसेप्ट नहीं है। एंड एस्पिरेशन थ्रू ए जॉइंट, सब मिलकर काम करेंगे। ये एंटरप्राइज स्थापित हुआ था में, ये एक हुई थी जो दुनिया के 109 लोगों का, इसके अंदर सोसाइटी। मुद्दा ये है कि हम इसे 95 के बाद एशिया पैसिफिक के नाम से ICA 45 देश है, उसमें भारत भी था, 95 में भी भारत था। सबसे बड़ी बात है कि 1895 से हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां से 1954 के अंदर हमने एशिया पैसिफिक का एक मॉडल बनाया। आज की तारीख में एशिया पैसिफिक का कब्जा भारत के हाथ में है। चंद्रपाल सिंह यूपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, चंद्रपाल सिंह यादव, जो इसके हेड है, भारी बहुमत से जीते हैं। अभी 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था 45 देशों की, जो ये अमूल टाइप, इफको टाइप, क्रिप्को टाइप, ऐसी जो नेशनल, आवाज कट कट के आ रही है, क्या आवाज सही नहीं आ रही है क्या? विदेश जी आप करो ना इंटरवेन, तो मैं इस ब्लूटूथ को खोलूं, या तो हो सकता है ब्लूटूथ कहीं कट गया हो। यही करता हूं, मैं ब्लूटूथ को हटा देता हूं, ब्लूटूथ के कारण से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये हटाया मैं। और अब नीचे आवाज अब कैसे, ब्लूटूथ देता हूं, हो सकता है इसकी कोई प्रॉब्लम को थोड़ा मैं बने से। और तब से मूवमेंट हमारे भारत में बहुत फास्ट मूवमेंट, 1854 नहीं, अभी से अमित शाह जी बने सहकारिता मंत्री और हमारा ये बदलते हुआ। पहले सरकार ने कंपनी की बिल ला करके और कोशिश की इस क्षेत्र को कब्जाने की, और उसके बाद में जब ये बिल वापस लेने पड़े और सहकारिता मंत्री ध्यान रखने की बात है क्या होता है, और कैबिनेट के और बिल का इंट्रोडक्शन है, पास कैसे होता है, ये तथ्य है ध्यान जरूरी है। इसको कैबिनेट सोसाइटी सिस्टम चेक करो हनुमान जी, अपना आवाज डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा, सिस्टम चेक करो भाई। से पास तो आपको प्रॉब्लम है तो कुछ कह नहीं सकता अब इसमें, तो कुछ ज्यादा मैं इसमें विदेश दी इतनी है कोड के, इससे जो आएगा फेंक, इसलिए ब्लू बहुत सुनाई दे रहा है।
या तो मैं खड़ा हूँ या तो क्या करूँ, कोई नेटवर्क की हो तो इसमें या तो करूँ। डाणी का मामला में ये प्रॉब्लम आती है, तो अब कैसे ठीक आ रही है आवाज? हाँ नहीं, बीच में डिस्टर्ब हो हाँ? रही है, बीच में डिस्टर्ब हो रही है। पहले सही आ रही थी आपकी, अब आपने जो चेंज करी उसके बाद कुछ दिक्कत आई है। आपने नहीं जो तो चेंज अब कैसे करा है, है? हाँ नहीं अब नहीं, ठीक है। अब ठीक है, तो अब मैं खड़े खड़े आपसे बात कर लूंगा संक्षेप में, फिर आप लोग करना। फिर कैबिनेट ने एक निर्णय लिया 11 जनवरी, 11 तारीख नोट कर लें ताकि आपको ढूंढने में, वैसे मैंने भेजा है मेरे प्लेटफॉर्म पर। 11 जनवरी को कैबिनेट ने अप्रूव की नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की, दूसरा सोसाइटी एक्सपोर्ट अगेन की अगेन सोसाइटी नाम दिया। अब ऐसा तो आएगा तो अब इसका कोई इलाज नहीं मेरे पास में। मेरे पास में अब इतना ही इलाज है कि हम बोल रहे हैं और बस आ रही है, ये इतनी आएगी। और जितना आ पाए उतना मैं बोल पा रहा हूँ, जितना बोलूंगा। वैसे ये पहले से रिकॉर्डेड सेशन है पहले, तो जितना होगा मैं बैठ जाता हूँ, और ताकि पढ़ने में भी सुविधा रहेगी। चलो बैठ जाओ। तो 3 ये जो सोसाइटीज आई, इन सोसाइटी को कैबिनेट ने अप्रूव किया। कैबिनेट ने अप्रूव करने के बाद में कैबिनेट एक बिल लाई। पहले कैबिनेट ने अप्रूव की 3 सोसाइटी, जैसे अमूल है उस तरीके से, एक ऑर्गेनिक पे, एक एक्सपोर्ट के ऊपर और एक सीड के ऊपर। अब ये 3 होने के बाद में इन्होंने बिल बना दिया कि ये सोसाइटी हमारे कंट्रोल में कैसे रहेगी, इसके लिए एक बिल बनाया। जो बिल अभी संसद में पड़ा है, इस हल्ला होने के कारण से पास नहीं हो पाया वो बिल, तो वो संसद में बिल पड़ा है, पास हो जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन उस बिल का होता है जो राज्यों के विषय होते हैं, उसमें केंद्र सरकार बनाती है। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर विपक्ष के लोगों ने काफी मुद्दे उठाए, और मुद्दे इस लेवल पे उठाए उन्होंने कि इन्होंने जो बिल बनाया इसके अंदर एक धारा डाली, 6 धारा 6 में ये कहा कि राज्यों की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के 2/3 लोग यदि रिजोल्यूशन पास कर दे तो वो मल्टीनेशनल, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के अंदर एंटर कर सकते हैं। यानी आप राज्यों की सोसाइटी जो बनी हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको खत्म करने के लिए एक तैयारी है इनकी। और सेक्शन डाल दिया गया कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होंगे, 2/3 कुल नहीं, जो प्रेजेंट होंगे, तो प्रेजेंट तो ये अपने आदमियों को बुला लेंगे, उनकी वोटिंग करा करके मर्ज कर देंगे। एक तो ये कलाकारी कर ली इसमें। इसके बाद में इन्होंने बहुत सारे बदलाव कर दिए इस बिल के अंदर कि हमारा एक लोकपाल होगा, ईडी की तरह काम करेगा वो। एक हमारा जो चुनाव आयोग बनेगा, जिस चुनाव आयोग में चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, और 3 हमारे मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। यानी कोऑपरेटिव को राज्यों से छीन करके और अपने कब्जे में लेने की ये तैयारी है। अब ये मल्टीनेशनल, मल्टी स्टेट कंपनी, मल्टीनेशनल नहीं है, मल्टी स्टेट है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का मॉडल जो आया है उसके अंदर जैसे ये अमूल है, दूध का कब्जा किया, उसी तरह से अनाज का, ऑर्गेनिक अनाज का कब्जा करेगा ये, उसको एक्सपोर्ट करेगा। और बीज आपको एक एक बैनर के एक जैसे भारत खाद मिलता है उस तरह से एक वो ट्रेडमार्क का वो निशान से आपको बीज दिया जाएगा। जैसे ये दूध के पैकेट मिलती है थैलियों में, उस तरह से आपको ये मिलेगा। ये 39 पेज का ये डॉक्यूमेंट अभी संसद में अभी हल्ला होने के कारण से पास नहीं हो पाया, लेकिन इसको मानो कि इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब ये पास की स्थिति में है, इनके पास में बहुमत है, और ये पास लोकसभा में एंटर हो गया। राज्यसभा में होता तो फिर कोई गुंजाइश रहती उधर से, लेकिन ये लगभग पास की श्रेणी में है ये लोग। अब मैं ये इस बात को लेना चाह रहा हूं कि ये कंपनी जो बनाई है 3 इन्होंने, ये तो लागू है। आपका बिल बने या नहीं बने ये महत्वपूर्ण नहीं है। यानी इनको कैबिनेट को ये पावर है कि 3 हमने बना दी है, वो तो चालू है। अब उसके अंदर जो बदलाव किए थे 2002 का इनका एक्ट बना हुआ, उसमें बदलाव थे वो लागू नहीं हुए। बदलाव में जैसे लोकपाल अभी नियुक्त नहीं हो पाया इनसे,
या यूं समझो कि ये 2/3 वाला जो इधर से इधर एंट्री होने वाला वो अभी हो नहीं पाया, इंट्रोड्यूस है, तो अभी कोई संसद बैठेगी या तो भी नेक्स्ट में थोड़ा सा ही बैठेगी, बजट नहीं होगा तो भी वो पास माना जाएगा। ये अब काम क्या करेगी, जैसे बीज वाली कंपनी क्या क्या काम करेगी कि प्रोडक्शन करेगी, प्रोक्योरमेंट करेगी, प्रोसेसिंग करेगी, ब्रांडिंग करेगी, ब्रांड दे देगी, एक ही ब्रांड होगा, लेबलिंग करेगी, फिर उसको पैकेज करेगी, स्टोरेज करेगी, मार्केटिंग करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ये सारा काम जो है ये करेगी। ये जो आपकी सीड वाली सोसाइटी है, सीड वाली सोसाइटी को एक पावर और दिया, विल प्रमोट सीड रिप्लेसमेंट रेट, यानी आप जो सीड बो रहे हो उसको रिप्लेस करने के, SRR कहते हैं उसको, उसके अंदर, और वेराइटी रिप्लेसमेंट, जैसे हरियाणा में चावल बोए जा रहे हैं तो उसकी वेराइटी यानी जेनेटिक मॉडिफाइड आपको देना है या उसकी जगह कोई दूसरा और देना है, तो जिसको VRR कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको भी ये करेंगे यील्ड गैप में, एनहांसमेंट में, यानी इसको जो बनेगी ये सोसाइटी ये काम कर पाएगी। इसके अंदर इन्होंने ये चीजें दे दी। ICR और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ये एजेंसी इसके साथ अटैच रहेगी। थोड़ा दूर रखो ताकि ये इसमें प्रॉब्लम हो गया। तो ये आया सीड का मॉडल। सीड के बाद में जो मुद्दा है ये है कि भाई ऑर्गेनिक वाले लोग क्या करेंगे। ऑर्गेनिक की एक ऐसी, जैसे अमूल खुली है उसी तरह से ऑर्गेनिक खोल दी। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये मिनिस्ट्री होगी अमित शाह के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर का विषय है, और सहकारी वाले को दिया। ये वहां पे संसद में बहस चली थी कि भाई मुद्दे सारे एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दो ना, आप क्यों इसको दे रहे हो। तो एग्रीकल्चर फार्मर के लिए आई विल लाइक टू इंटरवीन यू, मैं आपको इंटरवीन करूंगा। देखिए इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होके जा रहे हैं, मैं आज पहली बार आपको इंटरवीन कर रहा हूँ किसी कारण से, समझ लो। बहुत सारे लोग आए हैं जो जानना चाहते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जब हम पढ़ते हैं, पूरा इसका जो मजमून आया है वो हर चीज बिल्कुल ये दिखाई देता है कि जैसे स्वर्ग में चले जाएंगे और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे, उनको वन बाय वन आप अगर बताएंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। हियर्स माय क्वेश्चन, क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल अभी आया है, ये सरकार लेके आई है? थोड़ा सा इस चीज पे सबसे पहले आप प्रकाश डालो। 2002 के अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव आया। 2002 के बाद में 2011 में इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए 97वां संविधान संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरवेन किया। 2002 में जो आया था, 2002 में जो बिल आया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें क्या था, वो क्या चेंज लेके आया, उससे पहले क्या व्यवस्था थी? वो वाले तो ये आपके इपको ये आपके सामने पड़े है ना, जो गन्ना की 1400-1500 सोसाइटी है पूरे भारत में, ऐसी 1500 सोसाइटी है जिसमें इपको है, क्रिपको है, अमूल है, इस तरह की शुगर मिलें हैं जो महाराष्ट्र है, इनमें ये काम कर रही है। इनके अंदर क्या हुआ कि मल्टी ये स्टेट कोऑपरेटिव था, इनका कोई गवर्निंग बॉडी नहीं था, एक दिल्ली में रजिस्ट्रार बैठता, ये लोगों ने बड़ी हेराफेरी की। तब इन्होंने कुछ करके 2-4 कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी चेंज किए, करते करते अब जो आया है वो एग्रीकल्चर पे आया मोटा। मैं इस केंद्र बिंदु पे ला रहा हूं आप सबको कि आप पूरे मल्टी स्टेट को मत जाइए, आप मल्टी स्टेट वाली बीमारी में मत पड़िए ज्यादा। आप ये पढ़िए कि आपकी खेती को कब्जाने के लिए जो पहले कंपनियों के 3 थे, उसी तरह से 3 चीजें आई है। उसमें ये लोग क्या करेंगे, दूध वाले दूध का काम कर रहे हैं, गन्ना वाला गन्ना का काम कर रहे हैं, ऐसे 1500 लोग काम कर रहे हैं। वो अपना कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो काम करेंगे इस काम को किसानों को समझना बड़ा जरूरी है। किसानों को ये बात समझ आनी जरूरी है कि भाई हमने जो बात कही वो पहले 3 बिलों के मार्फत, वो बिल में अब कोऑपरेटिव के मार्फत आ गए, उन्हीं को ढांचे को लेकर के सेम ढांचा लेके आ गए। ये चीजें 2002 से चालू थी, वो 2022 आ गया, 20 साल से चल रही थी, लेकिन कोई तो गन्ने में थी या दूध में थी या इस टाइप की सोसाइटी थी। पहली बार एग्रीकल्चर में एंटर हुई, तब हमने ये मुद्दा उठाया कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग इस बात को समझे कि पहले हमने कंपनियों वालों ने कब्जा करने के अंदर 3 बिल लाए, उनमें ये कहानी थी, वो सेम बात करने के लिए ये आ गई। अब इनके अंदर ये है कि भाई कुछ तो ये बदलाव करेंगे इसको कब्जा करने के लिए। तो कब्जाने वाला तो अभी इनका बिल पास नहीं हुआ है, वो पड़ा है, तो
अभी अभी रुका हुआ है, लेकिन कब जाने के अंदर ये है कि ये काम करने की छूट यानी कंपनी ने ये सोसाइटी खोलने का पावर कैबिनेट को है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव 2002 के तहत, तो 2 के तहत खोल दी इन्होंने 3 दुकानें। अब इन 3 दुकानों को समझने की जरूरत है हमें, यानी एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनको समझने की ज्यादा जरूरत है। गन्ने वाले गन्ने का समझेंगे, दूध वाले दूध का समझेंगे, उनका अपना धंधा है। हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। तो इन्होंने एक तो डाल दिया एफपीओ को, कि एफपीओ जितने भी होंगे वो इसके सदस्य होंगे। एक इन्होंने डाल दिया कि भाई आप ये जो राज्यों की सोसाइटी है इसका 2/3 से ये कन्वर्ट करना चाह रहे थे, वो अभी तक हुआ नहीं है इनसे, लेकिन ये हो रहा है। ये तो हमें जान होना चाहिए कि खतरा क्या हमारे सामने खतरा क्या आ रहा है। बिल के अंदर मोटा मोटा क्या है कि वहां से ईडी की तरह चेकिंग पार्टी होगी, चुनाव आयोग अलग बनेगा, 2/3 से ये सारी राज्यों की सोसाइटियों को तोड़ देंगे, वो भविष्य बात है। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने जो दुकान खोली है 3 सोसाइटी, वो सोसाइटी एक तो एक्सपोर्ट करेगी, तो एक्सपोर्ट में हम कहाँ इन्वॉल्व होंगे, कैसे इन्वॉल्व होंगे, क्या करेंगे। एक ऑर्गेनिक खेती करेगी, तो ऑर्गेनिक वाले का मैं पढ़ रहा था, आपने इंटरवेन किया कि ऑर्गेनिक वाले क्या क्या करेंगे कि एक तो इन्होंने 5-6 मिनिस्ट्री को अम्ब्रेला के नीचे ले लिया। कोऑपरेटिव का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हेल्थ और वेलफेयर के लिए ले लिया, नॉर्थ इंडियन ले लिया, 6-8 को अमित शाह ने अपने अंडर में लेकर के, और ऑर्गेनिक वाले को ये कहा कि ऑर्गेनिक की जो सोसाइटी है वो जो काम करेगी वो ये काम करेगी कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में एग्रीगेशन करेगी, ब्रांडिंग करेगी, मार्केटिंग करेगी, फैसिलिटेशन टेस्टिंग करेगी, सर्टिफिकेट देगी। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट ये देगी सोसाइटी, और एफोर्डेबल कॉस्ट पे देगी। यानी अब आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है तो आप एक सोसाइटी बनाओ। बना दी इन्होंने। बनाने के बाद में 63,000 तो इन्होंने लागू कर दी। 3 लाख ये खोल रहे हैं, तो 3 लाख का इनका टारगेट है 2024 तक। अब ये जो ऑर्गेनिक की जो दुकान कह दूं, मैं सोसाइटी कह दूं, अमूल की तरह दूध की कह दूं, वो 2002 के एक्ट के तहत है, जिसमें ये बदलाव बहुत भारी कर रहे हैं। 22 में जो एक्ट मैंने सबको भेजा है, बदलाव कर रहे हैं, वो हमें ध्यान में होना चाहिए। बदलाव के अंदर इंट्रोडक्शन में जो आए वो भी मैंने भेजे हैं, लेकिन फिलहाल 2002 के तहत इन्होंने दुकान खोली है। अब इसके अंदर एफपीओ डाल दिया। एफपीओ के अंदर किसान के सिवाय मेंबर बन सकेंगे, आर्टिजन बनेंगे, फिशरमैन बनेंगे, मिल्कमैन बनेंगे, उनको भी डाल दिया। यानी इनडायरेक्टली ये ऑर्गेनिक खेती करने के लिए इनके पास में ये हो गया कि भाई आप जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से गांवों में खुलेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट पे खुलेगी, ऐसे खोलते खोलते ये मल्टी स्टेट का मॉडल है 2002 से। तो ये और हो गई ऑर्गेनिक की हो गई। और ये मैंने आपको सुनो, जहां तक मैं समझ पाया आपकी बात को, हाँ, वो ये है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2002 में आया था, उसका लाभ ये दिया गया था कि जो वर्किंग सोसाइटीज हैं उनको दूसरे स्टेट में काम करने के लिए अथॉरिटी मिली उस कानून के जरिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए। वो तो चल रहा था 2002 से चल रहा है। प्लीज लेट मी डिफाइन। तो आपकी बात समझ में आएगी, जो आप कहना चाहते हैं इनको भी समझ आएगा जो सुन रहे हैं। यानी उस बिल को जो है इन्होंने, वो करीब करीब चल नहीं रहा था, एक किस्म से मंथर गति से चल रहा था। अब जब ये 3 कृषि बिल में फेल हो गए तो इनको एक नेटवर्क की जरूरत थी कि जो बिजनेसमैन को ले जाके जोड़ दे प्राइमरी बेसिक लेवल पे। तो हमें ये लगता है, आपके बताने के मुताबिक भी जितना मजमून हमने पढ़ा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इनको एक नेटवर्क की जरूरत थी, जो नेटवर्क इनको नीचे बेसिक इकाई से लेके, गांव की इकाई से लेके और ऊपर टॉप बिजनेस इकाई तक जोड़ पाए। कंज्यूमर तक ले जाने के लिए एक बिजनेस नेटवर्क की इन्हें जरूरत थी, वो नेटवर्क इन्हें बना मिल गया। ऐसे धंधे 1500 चल रहे हैं देश में। खेती के ऊपर कंसंट्रेट रहो आप, खेती पे ये लोग पहले एंट्री नहीं की। वही आप फिर तीनों को एक बार परिचय होने दो। तीनों जो खेती है ना, खेती के ऊपर ये क्या क्या काम करेंगे, ये हमारे पूरे कोरम को, हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके समझ में आनी जरूरी है कि ये जो सीड वाली मैंने आपको बता दी कि सीड की एक वेराइटी होगी या एशिया से होगा, उसमें होगा ये, फिर ऑर्गेनिक की होगी। अब एक्सपोर्ट के मामले में जो है, एक्सपोर्ट के मामले में भी ये एंट्री कर गए, मल्टी स्टेट होगी, अब खुल जाएगी। जैसे आपका अमूल को आप एक उदाहरण मानो, अमूल जैसे दूध लेता, सेम मॉडल चलेगा अमूल की तरह।
अब इन्होंने एग्रीकल्चर को, अमूल दूध ने कब्जे किया, उसी तरह से एग्रीकल्चर को इन्होंने कब्जे कर लिया है। ये तो इसलिए कर लिया कि कैबिनेट का डिसीजन है, ये हो गया, 3 दुकानें खुल गई, काम चालू हो गया। उसके अंदर ये एफपीओ एक नए एंट्री कर ली। एफपीओ जो उधर से आया था पहले उसमें था, एफपीओ और एपीसी कंपनियों वाले में उसमें था, उसको एज इट इज इधर ट्रांसफर कर दिया। इनके जितने एपीसी एफपीओ खुले हुए वो यहाँ दुकानदारी शुरू कर दी, इन्होंने अपना धंधा खोल दिया। अब इस पूरी 3 दुकानों के अंदर और पूरा कब्जा करने के लिए इन्होंने एक बिल बनाया था जो 2022 के नाम से कहलाया था, और वो बिल अभी लटक गया। इस हल्ले में अडानी वाले इस पर्पस में है, वो बिल एंटर तो हो गया लेकिन पास नहीं हुआ राष्ट्रपति के साइन के तहत, और या संसद में ठप्पा लगने के तहत पास नहीं हो पाया। ये अभी इस संसद की एक विडंबना रही कि हम उसमें ये हल्ले में ये फिलहाल वेस्ट हो गया। उसमें ये होता कि राज्यों की जितनी भी सोसाइटी थी वो खत्म हो रही थी, राज्य की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो खत्म हो रही थी। 2/3 लोगों को ये इधर ट्रांसफर करवा देते, कौन से कि जो उपस्थित लोग थे उनके वोट दिला करके रिजोल्यूशन करके इधर ट्रांसफर करा देते, यानी राज्यों को पूरा कोऑपरेटिव जो ढांचा था वो खत्म। और ये एक मल्टी स्टेट वाला ढांचा ही रहता जो एग्रीकल्चर पे इनडायरेक्टली पूरा अपने कब्जे में रहता। जो ऑर्गेनिक का खेती थी, ऑर्गेनिक की खेती, एक्सपोर्ट का ढांचा और बीज, पूरा बीज का कब्जा, ये 3 चीजें इन्होंने अपने कब्जे में लेने का ढांचा खड़ा तो कर लिया, लेकिन उसको पूरा मुट्ठी में लेने की, उसकी चोटी मुट्ठी में रहे, इसके लिए इन्होंने लोकपाल और वो ढांचा इनका अभी बिल में पड़ा है। ये मोटा मोटा सा ये है कि 1895। अब हम लोग जो विचारधारा के तहत जब बात करते हैं तब ये करते हैं कि भाई आईसीए के जैसे होटलों के अंदर रैंकिंग देते हैं, उसकी एक सोसाइटी है भारत में, मेरा भी एक रिलेटिव है इसलिए मुझे ध्यान में है कि वहाँ 51 लोग है। आईएसओ मिलता है, उसकी भी सोसाइटी है। ओलंपिक संघ है, उसकी भी एक सोसाइटी है। वो जो ये इंटरनेशनल सोसाइटीज होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो मेंबर अपने उन कानूनों की पालना करते हैं, और वो परिभाषा जो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी, ऑटोनोमस होगा, वो होगा। तो बाकी कई ऑटोनोमस है, जैसे ओलंपिक का भी, ये जैसे आपकी यूनियन है इनकी, जैसे मान लो चडोनी जी की भी यूनियन है, तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, इनके चुनाव के लिए आयोग नहीं है, अलग से कुछ नहीं है कोई ऐसा। ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी है भाई आप वो जो रजिस्ट्रेशन जहाँ कराओगे उसको आप हिसाब किताब देते हैं ना। लेकिन ये जो बिल आ रहा था ये पूरा का पूरा कंट्रोल करने की नियत में था, राज्यों को कोलैप्स करने के, इसमें चुनाव कराने थे, लोकपाल कराना था, मर्जर करना था, बीमार सहकारी समितियों को खत्म करके अपने कब्जे में लेना था, इसके लिए एक फंड बनाना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना था। इस तरह से इन्होंने पूरे ढांचे की तैयारी कर ली थी पूरा का पूरा। हमसे ये कह रहे हैं कि ये आईसीए के मेंबर है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के मेंबर हैं, तो इनको इंटरनेशनल अलायंस कोऑपरेटिव का जो संविधान है या उसका जो ढांचा है उसकी पालना करनी चाहिए। और वो जो है वो ये परिभाषा देता है कि एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स and aspiration through a jointly owned and democratic control enterprises। ये एंटरप्राइजेज होगा जिसकी जगह ये अपने कब्जे में लेने के, आर्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में लेने के लिए, और ये इस बात के लिए कांग्रेस सरकार भी 97 संशोधन कराया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टांग अड़ाई। अब ये बिल के मार्फत, बिना संशोधन के ये बिल के मार्फत आगे कि हम इनको पूरा कब्जे और मुट्ठी में लेंगे। ये ढांचा मोटा मोटा हुआ, पहले खेती नहीं थी, अब पहली बार खेती आई है। पहले गन्ना के किसान इनके कब्जे में थे, क्यों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के तहत इनके चुनाव होते थे। दूध वाले थे इनके, जैसे गुजरात की अमूल है तो 17 पे उनका बीजेपी का इनका कब्जा है। ये सारी बातें इनके कब्जे में ही। अब कमलेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। थोड़ा परिचय भी दे दें आप और बात भी रखें। हाँ कमलेश जी, आप माइक खोलिए और अपनी बात को रखिए। माइक आपका खुला नहीं है, कोई और बताइए। अब आप वीरेश जी अब इंटरवेन करिए, आप उसमें कोई और बात जोड़ने वाली हो तो। 3 दुकानें हैं, 3 दुकानों की जो थीम थी उस थीम को इन्होंने बदल दी और अपने कब्जे में ले ली, पूरा का पूरा बिल भी बना दिया। और बिल के अंदर जो बदलाव किया है वो अलग ही बहुत ही खूंखार तरीके से है कि इनको पूरा राज्यों के कोलैप्स करने की ढांचा है इनको। और ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था
तो काफी हल्ला हुआ था, विपक्ष ने काफी कुछ जोर लगाया था, कई लोगों के भाषण मैंने क्लिप भी डाले हैं अपने ग्रुप के अंदर, तो वो बात आई थी मोटी मोटी। अब वीरेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, कौन सी ऐसी बात है जिसके अंदर हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कौन से जो है, क्योंकि हमें इसको लेने के लिए देखो मोटा मोटा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हमें कानून की शरण में जाना पड़ेगा। एक तो कानून की शरण में इसलिए जाना पड़ेगा कि ये संविधान का जो संशोधन 97 जो हुआ है ना, उसके अंदर इन्होंने एक पार्ट जोड़ा है, वो 9th बी के नाम से। ये विदेश जी आप भी लिखिए, मान साहब, 9th बी जो पार्ट है, 9th बी और जोड़ा है, और इसके अंदर 243 ZH टू 243 ZT जोड़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे पंचायतों के जोड़े नहीं इन्होंने, तो पंचायतें लटकी पड़ी है, बीच में इनको कोई पावर आवर नहीं दिया, लेकिन ये सेंटर ने 243 ZH से लेके 243 ZT तक 13 धाराएं जोड़ी। फिर 43C जोड़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि भाई कोऑपरेटिव को बढ़ाओ, राज्यों को पावर दो। 19(1)C दिया, एसोसिएशन बनाओ, उसमें कोऑपरेटिव शब्द जोड़ाया कि कोऑपरेटिव को भी आप सशक्त करो। और लेकिन सशक्त को 93 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टांग अड़ा दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन जब किया 338 में, 368 में, तब इनको कहा कि नहीं आप इतना कब्जा नहीं कर सकते, ये राज्यों का विषय ये है, इसलिए इसके अंदर आधे से ज्यादा राज्य यदि एग्री करते हो तो ही करो। तो कांग्रेस के पास आधे से ज्यादा राज्य थे नहीं, तो कांग्रेस ड्रॉप हो गई, वहां थोड़े से ये 243 ZH वाले, 43C वाले, ये सुप्रीम कोर्ट ने रख दिए। अब इस 243 ZH और 243 ZT की जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल हैं, इनके तहत ये इन्होंने बिल ले आई है कि हम ये करेंगे साहब, इसके अंदर इस तरीके से हमारा जो ढांचा होगा केंद्र जो है इस तरीके से। एक तो इन्होंने सेक्शन 6 जोड़ा था, जो मैंने 2/3 के लिए कहा, एक सेक्शन 45 जोड़ा था। 45 में इन्होंने ये जोड़ा कि कोई व्यक्ति मेंबर 3 बार लगातार नहीं आएगा, उसको हम आउट कर देंगे, उसको एक्टिव मेंबर नहीं डालेंगे, वोट का तो अधिकार नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इस सोसाइटी में काम करेगा वो मिनिमम कितना माल लाएगा या बेचेगा, एंट्री करेगा। भाई ऐसे मेंबर बन गए आप माल ही नहीं लाए, तो यानी खेती के अंदर आपको माल भी देना जरूरी है। आप साइड में कहीं करेंगे तो मिनिमम इन्होंने कह दिया कि इतना माल तो हमें लाओगे ही लाओगे, तब हम आपको एक्टिव मेंबर मांगेंगे, 45 सेक्शन में दे दिया। इस तरीके से जो विपक्ष था उसने ये मुद्दे उठाए कि आपने ये सेक्शन 45 में ये गड़बड़ कर दी, सेक्शन 6 में ये गड़बड़ कर दी, तो इसको आप मत करिए, ये राज्यों का विषय है और इसको नहीं करिए। इंट्रोड्यूस इन्होंने जबरदस्ती कर दिया, पास अभी इनसे हुआ नहीं हल्ले के कारण से। लेकिन 3 जो सोसाइटी है ये आज की तारीख में 1500 जो है उसके साथ में 345 तो इन्होंने ड्रॉप कर दी, बताइए, उनमें कोई गड़बड़ जाला करके इन्होंने, इनके पसंद की नहीं थी, उसको तो हटा दिया इन्होंने। और 345 में 1500 में से माइनस कर दो, करीब 1200 है। 1200 में से गन्ने का मामला जो है शरद पवार उधर है, और यूपी वाले जो हैं इधर कोई लोग हैं, इनके अपने तरीके से कितने पावरफुल हैं, कितना क्या है, इनकी आपसी है, क्योंकि इंटर स्टेट है। तो गन्ना वहां महाराष्ट्र में भी है, गन्ना यूपी भी है, कुछ हरियाणा का भी हिस्सा है। तो ये जो है मल्टी स्टेट, यानी बहुत सारे स्टेट में काम करने की, इसकी इलेक्शन की अथॉरिटी बना दी, चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, 3 मेंबर होंगे, ये खुद सेंटर देगा। इस तरीके से ये बदलाव था वो लटका पड़ा है। लेकिन ये 3 सोसाइटी अभी वर्किंग में है, खेती का प्रोडक्ट इकट्ठा कर रही है, और सारा कुछ FPO के मार्फत भी है और इस सोसाइटी के मार्फत भी है। यानी खेती को कब्जे करने के लिए एक तो कंपनी एक्ट है, कंपनियों के कौन से FPC कब्जे कर रही है कंपनी एक्ट के तहत, और FPO कर रहा है कोऑपरेटिव के तहत, और पेक कर रहा है इस नेशनल कोऑपरेटिव के तहत। खेती को कब्जा करने के लिए किसान की खेत पे पहुंचने वाले लोग FPC, फार्मर प्रोड्यूस्ड कंपनी, जो कंपनी एक्ट के तहत बनी है। FPO जो आपकी राजस्थान या यूपी जो भी है, जिस स्टेट के तहत FPO बना है, वो लोग वो इसके मेंबर भी हो सकते हैं मल्टी स्टेट के। एक मल्टी स्टेट का पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये भी उसमें शामिल होगी। और दूसरी ये आपके जो मंडियां वगैरह, ये तो आपके साइड में चल ही रही है,
इसके हिसाब से, यानी पैरेलल ये जो चाह रहे थे ना, मंडी के पैरेलल क्या होगा, तो मंडी के पैरेलल एफपीसी है, मंडी के पैरेलल पैक्स है, मंडी के पैरेलल एफपीओ है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की ये 3 ऑर्गेनिक और एक्सपोर्ट, और ये जो खुली है दुकानदारी है ये भी चल रही है अभी। तो ये ढांचा इन्होंने अपने लेवल पे खड़ा किया है। 11 जनवरी से ये लागू है, और 63,000 इन्होंने अभी डेटाबेस तैयार किए हैं, पूरे के पूरे करीब डेटा तैयार कर लिए हैं इन्होंने। तो पहले डेटा का चल रहा था 2 साल से, जब मैं इनको पूरा स्टडी में पढ़ रहा था तो डेटा कलेक्ट किया, यानी कौन कौन से मेंबर क्या है कहाँ नहीं है। दूसरा इन्होंने ये किया कि 63,000 को तो रेगुलाइज कर दिया, इनको इनके अंडर में डाल दिया कि आप इसमें अंडर में आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। और 2 लाख और खोलनी है, यानी हर एक गांव में एक पैक लगभग खुलेगा ग्राम पंचायत पे। वो पैक होगा, पैक के साथ एफपीओ होगा, एफपीसी भी होगी, और मंडी वाले साइड में अपना कुछ करेंगे। यानी फार्म के प्रोड्यूस को किस तरीके से ये इनडायरेक्टली, और 8 डिपार्टमेंट इसमें है, क्योंकि एक्सपोर्ट का मामला है तो एक्सपोर्ट वाले भी इसमें शामिल है, पीयूष वगैरह, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो विपक्ष का ये भी कहना था कि जब एग्रीकल्चर के हैं तीनों की तीनों चीजें, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे क्यों नहीं दिया। तो इन्होंने कहा नहीं, सहकारी के अंडर में लेंगे, सहकारी के अंडर में ये ढांचा खड़ा हो गया। अभी कंपनी वाले मामले से जब हमने हटाया तीनों बिलों को, तो सहकारी के अंडर में ये 3 दुकानें खुली है, लगभग वो के वो काम इनको सौंपे हैं, और वो का वो कहानी है, वो का वो ढांचा है, लेकिन इनका नाम वो है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये मोटा मोटा है। अब किसी का कोई और हो, कोई बात हो, वो अपनी बात को रखें। कुछ कमलेश जी, प्रदीप जी, आप लोग जुड़े हुए हो तो अपने मुद्दे को रखें। रूपचंद जी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, शायद रेंज नहीं हो। आप अपना जो बात हुई थी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो थीम है, उसको कोऑपरेटिव की थीम को सरकारों ने किस तरीके से परिभाषाओं में बदल करके, और आप अपना कुछ व्यू पॉइंट रख रहे थे इसमें कि ये सरकारें किधर जा रही है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसने भी अपनी बात को कहा कि आप इस संविधान को चूहे की तरह छोटा छोटा कुतर के यदि पूरे कपड़े को काटने की हो, तो कभी आप ये संविधान संशोधन कर देते हो, कभी ये कर देते हो, तो इससे पूरा ढांचा कोलैप्स हो रहा है। इसके बारे में कुछ बात आप कहना चाह रहे तो साथियों के साथ में, आपका नेट भी यदि प्रॉपर हो तो रूपचंद जी आप अपनी बात को रख सकते हैं। आवाज आ रही है रूपचंद जी आपके पास? माइक खोलिए रूपचंद जी। नहीं आ रही है। चलो, आप वीरेश जी कुछ और पूछना चाह रहे थे, आप बताइए, आप क्या कोई बात कर तो और कोई क्लियर हो जाए। माइक खोलिए वीरेश जी। कहने को तो बहुत कुछ है इसमें। मैं ये चाह रहा था कि प्रदीप जी हैं और दूसरे लोग जुड़े हैं, तो उनके कुछ सवाल आ जाए तो और ठीक रहेगा। हमें तो बहुत कुछ है कहने को, हम तो बोलने के लिए आए हैं। दरअसल है क्या, ये समझना जरूरी है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्राइमा फेसी, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, जब पढ़ते हैं इसको, तो पढ़ने में तो ये दिखाई देता है कि ये वास्तव में गांव की और किसान की काया पलट कर देगा। इसमें तमाम जो वर्णनात्मक वीरेश जी फूल कुमार जी का हाथ है और एक कमलेश जी का है, तो इनसे मैं ले लेता हूँ सवाल, ताकि ये डिस्कशन में और रिकॉर्डिंग का सारा सेटअप लोगों को समझाने में। फूल कुमार जी क्या बात कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। और एज यूजुअल एक तो बड़ा अच्छा टॉपिक और बड़ी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग लेके आए हैं। मेरे इस पे कंसर्न्स ये हैं कि एक तो जो आपने बीच में एक बात कही थी कि जो आर्टिशंस हैं वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लेकिन फार्मर्स नहीं कर सकेंगे। एक तो थोड़ा सा ये पॉइंट फिर से और ज़्यादा डिटेल में क्लियर करें कि ये एग्जैक्टली क्या है और इसका क्या मायना लिया जाए। दूसरा ये है कि जो एफपीओ है या एफपीसी है या ये जो सहकारी समिति आई है,
मुझे सारी एक और बात लग रही है कि सारा सब कुछ सरकारों के या इन सोसाइटीज़ के ऊपर छोड़ देने से या इनके उसमें कंट्रोल में अपने हाथ झाड़ के बैठ जाने से भी नहीं बनता। कुछ ना कुछ हमें हमारे अपने किसानों के एंड पे भी करवाना चाहिए। और उसमें मैं शायद पीछे मैंने एक बार कही थी और आज ये और भी रिलेवेंट हो जाता है आज की डिबेट को देखते हुए कि क्यों ना हम हमारे जो किसान हैं, मेरा तो विचार हो रहा है, मैं अभी जब इंडिया आऊँगा तो मैं मेरे अपने घर में 2-4 किले लेके मतलब ज़्यादा है, ज़मींदार का अपना बड़ा है, 50-60 किलों का है, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू करूँगा 2-4 के साथ। 2-4 किले में जो एफपीसी या एफपीओ है, एक और कानून है जिसके अंदर कि किसान अगर अपने आप को एज ए कॉर्पोरेट खेती का मॉडल कुछ था, 2006 का कानून है शायद कोई, कि अगर वो उसमें अपने आप को रजिस्टर भी कर ले अपनी जमीन को, तो फिर वो एज ए कंपनी मॉडल में आ जाता है और वहां फिर कोई कॉर्पोरेट उसको चैलेंज नहीं कर सकता, ना उसकी जमीन को एक्वायर कर सकता। क्योंकि और ये जो चीज है ये हरियाणा जैसी स्टेट के लिए खास तौर से इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सरकार ऐसे अटपटे और डबल हरियाणा में जो मार है वो दोहरी है। सेंटर तो जो मार रहा है वो तो सारे देश को मार रहा है, लेकिन ये हरियाणा में भी ये बैठे हैं तो हरियाणा के बारे में तो ये इतने हड़काए हुए कह लीजिए इनको, या इतने मतलब ये क्यूरियस कहूँ या इम्पेशेंट कहूँ है कि गुजरात के बाद ये हरियाणा को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये पूरा इनका फोकस है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे अटपटे कानून भी निकाल रहे हैं कि एक पीछे से कानून आता है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को नोटिस देकर के कोई भी कंपनी उसकी जमीन ले सकेगी। अब मेरा जो सबसे ज्यादा अलर्टनेस आती है वो इसी पॉइंट पे जाती है कि क्यों ना हम खुद ही अपनी जमीनों को इसमें कन्वर्ट कर लें कि भाई हमने कॉर्पोरेट मॉडल पे कन्वर्ट कर दिया और अब हम कर खेती रहे हैं और करेंगे, ये भी खेती करेंगे। और ये क्या वहाँ पे मतलब अगर खेती के लिए ही कोई जमीन अगर कंपनी ने लेनी है तो वो खेती करेगी ना, तो वो तो हम भी कर रहे हैं। अब ये जिन कानूनों के तहत ये करेंगे उन कानूनों के तहत हम क्यों ना अपनी जमीन को डिक्लेयर कर लें कि भाई हम जो है कॉर्पोरेट खेती में आ गए और हमारा ये सिस्टम है। लेकिन उसके लिए मेरा इंटरेस्ट जानने का ये है कि उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या रहेंगे। तो ये पॉइंट है मेरे साथ। थैंक यू। मैं एक तो ये बात बता दूं कि सबसे पहले तो किसी भी यूनिट के कोई मेंबर कौन होंगे इस पे हमारा केंद्र बिंदु होना बड़ा जरूरी है कि कोई भी यूनिट है, चाहे ये 3 यूनिट खुली है, इसके अंदर पेक के नाम से प्राइमरी यूनिट होगी। प्राइमरी यूनिट पे हमने एक सेशन पूरा किया था कि प्राइमरी यूनिट पे हम लोग गाँव में जब भी ये प्राइमरी यूनिट खोले तो हमारे किसान कब्जा करे। प्राइमरी यूनिट में इन्होंने एफपीओ को भी डाल दिया। एफपीओ जो है वो बहुत बड़ी परिभाषा देता है। एक आदमी 1 फुट बाई 1 फुट के कपड़े में तोता का चित्र बना के आर्टिजन का सर्टिफिकेट ले ले, वो भी एफपीओ का मेंबर हो सकता है। भैंस आदमी शाम को खरीदे सुबह बेच दे मिल्क मैन का, तो वो भी हो सकता है। यानी इतनी बड़ी स्वामीनाथन की रिपोर्ट का है ये परिभाषा, बहुत लंबी चौड़ी। यानी मछली वाले दूर से पता नहीं कितने, तो वो जो किसान ओरिजिनल खेती करने वाला वो साइड में हो जाएगा। इस तरह से इनका जो है बहुत बड़ा, यानी कॉर्पोरेट के लोगों को साइड से घुसने के लिए एफपीओ की एक दुकान है जिसके तहत आप इसमें मेंबर बन सकते हो। मेंबर बनने के बाद में जो दूध अमूल का जो सेटअप है उसको हमें समझना पड़ेगा कि 17 कोऑपरेटिव के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसी तरह से ये एक ग्रुप का, एक पार्टी का, एक संघ का, एक व्यवस्था का कब्जा होने के क्लू छोड़ रखे हैं इन्होंने कि जैसे आप वोटिंग करेंगे 2/3 के अंदर प्रेजेंट वोट होंगे, उनके अंदर आधे घंटे के लिए मीटिंग को ऑफ करने के बाद में 50 आदमी और एंटर हुए, उनके घर जाके भी साइन करा लिए। ये ढांचा यूपी की अभी शुगर मिलों की जो सोसाइटी बनी उसमें हुआ है। यानी ये चुनाव का जो गड़बड़ जाला ये करके और अपना उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पैक्स में पैक्स वाले वोट देंगे, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट वाले देंगे, स्टेट को स्टेट वाले देंगे। मल्टी स्टेट का जो नेशनल लेवल की जो मल्टी स्टेट है, जो दुकान 3 खोली है उसमें। अब ये बात ये है कि हम जागृत है नहीं, पैक्स के ऊपर हमारी पूरी पकड़ करने के लिए हम तैयार रहे कि हम जो ही पैक्स की वहां पे खुले तो हमारे लोग आ जाएं, उसमें हमारा बहुमत हो जाए तो हमारा कंट्रोल रहेगा। अब नहीं होता है और यदि ये 22 वाला बिल पास हो जाता है जो इसमें इन्होंने ये ढांचे खड़े किए हैं उस ढांचे में हो जाएगा। नहीं हो तो 2022 में भी है, नहीं 2002 वाला जो बिल है उसमें भी है। इसलिए तो इन्होंने 17 पे कब्जा कर लिया अमूल पे। इसका मायना ये है
कि हमारे अंदर कोऑपरेटिव की जागृति अपने लेवल की, अपने तरीके की, अपने सिस्टम की हर वक्त रखनी पड़ेगी। उसका कारण कि स्टेट कोऑपरेटिव को ये साइड में कर रहे हैं, बजट भी इनके पास स्टेट को होगा नहीं भाई। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है उसके पास तो बजट होगा, हमारे वालों के पास तो बजट है नहीं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये बीज भी देंगे, ऑर्गेनिक का खेती भी कंट्रोल करेंगे, ये एक्सपोर्ट भी करेंगे। इतना जब ढांचा होगा, जो बीमार होगी उसको ये देने के लिए भी ऑर्डिनेंस निकाल देंगे। ये अभी बिल पास नहीं हुआ है मान लो, तो पहले किसानों का ऑर्डिनेंस निकाला था ना इन्होंने, तो बिल पड़ा है, बिल अपन पढ़ लेंगे, बिल में लेकुनाज दिख रहे हैं। तो ये जो चीजें आएगी ना, हाँ हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये तो ठीक है कि ये क्या करने वाले हैं, इन्होंने क्या किया है, आर्टिशन को ले लिया है, किसान को छोड़ दिया, वो तो मैं कह चुका और वो ही आप कह रहे हो। जागृति फैलानी है, अवेयरनेस लेके आनी है, वो ही एक पॉइंट है, वो उसी के लिए ये मीटिंग भी हो रही है। बट मेरे जो सवाल थे वो अभी तक शायद कहीं ना कहीं उनके आंसर नहीं आए हैं। मेरे सवाल ये हैं कि हमारे लिए एज ए फार्मर हम उनको इनके अंदर घुसने की जो टेक्निकलिटी है, अब मैं फॉर एग्जांपल मेरा केस बता दूं, मैं जब आऊंगा तो मेरी जो जमीन है, मैं पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसमें से 2 किले जो है मैं एफपीओ एफपीसी या जो भी ये सहकारी समिति का जो भी मेरे को एक कॉर्पोरेट मॉडल पे, जैसे अडानी आ रहा था, अडानी जैसे आके यहाँ पे लैंड ले रहा था, मैं खुद ही क्यों ना मेरी लैंड को डिक्लेयर कर दूं कि मैं भी एक कॉर्पोरेट खेती का मालिक हूँ, मैं अपना हो गया सिक्योर इनके सारे प्रपंचों से। मुझे उसके ऊपर कुछ बताइए कि मैं वो चीज कैसे कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ साहब, जैसे स्टार्टअप खुले इंडिया में 90,000 और करीब 160 के करीब यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न तो खैर सेकंड फॉर्म है। स्टार्टअप का ढांचा है खड़ा करने का, कंपनी के तहत भी ढांचा है, लेकिन हमारे फार्मर जो हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो उनको खेत में खड़े आदमी की व्यवस्था को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि इसको कैसे बचाएं। जितनी भी किसान यूनियन है वो भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दें। जो लोग सक्षम हैं, जो कंपनियों में घुस रहे हैं, तो 90,000 एफपीओ खुले हैं, जैसे मैक सिंह जी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये लोग पहले से ही ऑलरेडी, हम इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं कि जो किसान बिल्कुल खेत में खड़ा है, इन बातों को नहीं जान पा रहा है, उसको कहें तू पेक में कैसे घुसे, या हम इनको के मार्फत विरोध कराएं। जैसे हमने आपसे बात की कि भाई किसान यूनियन को हम क्या कह रहे हैं, किसान यूनियन को कह रहे हैं कि यार आप इनको एंट्री मत आने दो। ये जो कॉर्पोरेट माइंड के लोग एंटर होंगे, ये लोग इनको कैसे आने देंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन है। बिल्कुल ही जो आदमी 90,000 हमारे खोल चुका है स्टार्टअप, ये ज्यादातर तो इन कॉर्पोरेट वालों के ही है। जो मंडी वाले जितने लोग हैं उनके सबके हैं। सर मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ। देखो, जब तक हम अपने वालों के खुद के ही ये सिस्टम बेसिक्स तो ठीक है, मुझे भी नॉलेज है, लेकिन जो रियल टाइम टेक्निकलिटी है, जब अब ये 90,000 आ गए, वो थोड़ा कमलेश जी को ले लेते हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बाद कमलेश जी बोलिए, आपका क्या सवाल बनता है। सर मैं ये बात पूरी कर लूँ, इसके बाद मैं ऐड कर दूंगा। मेन बात ये हो रही है कि जब तक इनका स्कोप रहेगा ये आएंगे ही आएंगे। वो स्कोप हमारे एंड से क्यों ना खत्म किया जाए कि हम अपने वालों को बना दे सारा का सारा सिस्टम, और वो ये अपना इनने जो इनकी पीठ पे बैठने की बात है, इन्होंने जो कानून ला दिए ना, हम उन कानून के प्रो होकर के उन कानून के ऊपर क्यों ना बैठ जाए, ये बात है। और इसका मॉडल चाहिए ताकि जैसे मैं बताऊं आपको सिंपली, मैं और कहीं नहीं जा रहा हूँ। फूल कुमार जी, मैं आपको यहाँ जा रहा हूँ। देखो, ये ऑर्गेनिक खेती कर लो आप, खेत तो आपके है ना, खेत तो आपके खुद के। ऑर्गेनिक का मैं पढ़ रहा हूं कि ऑर्गेनिक वाले लोग क्या क्या काम करेंगे। सर्टिफिकेट देंगे, आप भी मशीन ले आओ, इसकी फैसिलिटी वो सर्टिफिकेट देने की। ऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले लो, उसका एग्रीगेशन कर लो, ब्रांडिंग कर लो, मार्केटिंग कर लो। अब ये जो चीजें सारी है, और ये ऑर्गेनिक खेती जो है लैब खोल लो ऑर्गेनिक की। अब ये चीजें हम एंटर हो जाएं, यही मैं कह रहा हूं कि समय रहते या तो हम पेक के मार्फत घुसकर इनको करें, और नहीं करें तो हम क्या इसके अंदर जागृति खड़ी करें कि भाई इसने डिपार्टमेंट है, पेक खुलेगा, पेक से अपेक्स का थ्योरी आई है, समाज सहकार से समृद्धि लाने की बात आ गई। ये डायलॉग तो है, लेकिन क्या हम इन बातों में एंटर करना चाहते हैं? नहीं हो तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एग्रीगेशन करेंगे, ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, और टेस्टिंग के अंदर सर्टिफिकेशन करें। तो टेस्टिंग का सर्टिफिकेट में आपको कौन कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल एक कस्टमाइज्ड पैकेज बनाना है, हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप दूसरे स्पीकर्स को ले लीजिए, क्योंकि मैं चलो कमलेश जी, आप कुछ बात रखना चाह रहे हो, बताओ। माइक नहीं खुल पा रहा आपका, काफी देर से आपका हाथ खड़ा है, या यूं ही हाथ खड़ा हो गया?
जैसे एक्सपोर्ट का है फूल कुमार जी, एक्सपोर्ट के अंदर किसान का बताइए, आपके एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, कोऑपरेटिव सेक्टर में ये अमेरिका लेके तौर पे है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने भेजा है, आप उसको पूरा सीरियसली इसको पढ़ना। एक्सपोर्ट के मामले में जो होगा, तो पहली बात तो हम एक्सपोर्ट करें किसको, जैसे हम फ्रांस भेजें, आपके पास भेजें, तब तो ठीक है, हम आपको जाने हमारे हाँ, मैं आ रहा हूँ इसी पॉइंट पे। सी सर, क्या है कि एक्सपोर्ट पे हमें चाहिए हाई लेवल टेक्निकल बंदे जो एजुकेटेड हो इंटरनेशनल लॉज को लेकर के, वो एक सेगमेंट अलग है। मेन बात यह है कि जो गांव में बैठा किसान है उसको हमने इसमें घुसा के पहले जो कम से कम जो एक्सपोर्ट के लेवल तक जब चीजें आती हैं वहां तो हमारे वाले कब्जा कर लें। एक्सपोर्ट पर ये बैठे रहेंगे, उनसे बैठे हैं, मान लो अगर इन केस इनको बैठाना भी है और हमारे वाले भी हैं तो हम उनको विचार कर सकते हैं। नहीं, चलो बीज पे आ जाओ। बीज वाले का मैं पढ़ देता हूँ। बीज में आपको क्या क्या करना, बीज में जो कर पाओगे आप, कि क्वालिटी सीड के अंदर, बीज के अंदर जो काम करना है उस काम को प्रोडक्शन करना है। तो आपका खेत है, आप प्रोडक्शन कर लीजिए बीज का, फिर प्रक्योर करना है, फिर प्रोसेसिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, लेबलिंग करना है और पैकेजिंग करना है, स्टोरेज करना है, मार्केटिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड करना है। अब यहाँ पे मैंने इनको एग्रीकल्चर वालों को बुलाया था, लेकिन उन्होंने सॉरी कह दिया कि आपका सेशन जो है वो थोड़ा सा कहीं हमें बाध्य करता है, कि हमारे ऊपर प्रेशर रहता है सरकार का आजकल हमारे बहुत भारी, इसलिए हमारे कई साथी आ नहीं पा रहे। मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने कहा आप ऑफ द रिकॉर्ड बात, मैंने कहा भाई आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग क्या करोगे जब हम लोग इस मार्केट में उतरेंगे, या ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी दूध की तरह उतरेगी, तो आप जो बीज बनाओगे, आपकी एग्रीकल्चर कॉलेज है, आप क्या करोगे ये बता दो हमें। क्या हम तो क्या करेंगे, सरकार कहेगी वो करेंगे, यानी इनके फार्म हाउस भी ये कब्जे हो जाएंगे, ये लेक्चरर प्रोफेसर इनके सिर्फ गाइडलाइन लेंगे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये आगे की बात है, लेकिन हमारा किसान, हमारी यूनियन, हमारे लोग, हम लोग उस बात को कैसे सोचें, ये बात तो हमारे डिस्कस करना। हाँ प्रदीप जी, आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं तो रखो जी, माइक खोलिए। हाँ रखिए जी। बहुत ही अच्छा विषय आपने बताया और पूरे विस्तार से समझाया हनुमान राम जी। मैं उसे जो फूल जी पूछना चाह रहे हैं थोड़ा एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। मैं रोहतक में रहता हूं और हरियाणा और दिल्ली और यहाँ की जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानता हूं। अभी फूल जी ने सवाल किया कि क्यों ना हम किसान कर लें, बहुत अच्छी बात है। जैसे फूल जी अभी आएंगे विदेश से और वो थोड़ा बहुत कर पाएंगे, मैं मानता हूं कि वो सोसाइटी बना लेंगे और उसको धीरे धीरे थोड़ा डेवलप कर लेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज यहाँ पर फूल जी क्या है, हरियाणा के अंदर जो एफपीओज और ये जो स्कीम चली हुई हैं, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है वो अर्जुन सैनी है, मैं नाम लेके ही बोल रहा हूँ। और उन्हीं की जो ऑफिसर्स कहें या इनके जो बीजेपी के मंत्री कहें, उनकी अपनी कंपनीज खोली हुई हैं। तो वो फार्मर्स को आज एफपीओ के नाम से जोड़ रहे हैं, बड़े अच्छे से लोग लुभावने वादे करके। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि गैस की सब्सिडी की गई थी कि सीधा खाते में हम सब्सिडी डालेंगे। आज गैस की सब्सिडी किसी खाते में नहीं आती, सिर्फ ₹1.36 आती है, सिर्फ इसलिए कि वो खाते कनेक्टेड रहे सरकार से। ऐसे ही इसमें करके सब्सिडी के नाम पर किसान को जोड़ लिया जाता है। किसान को डायरेक्टर की और उनकी जो ऑफिसर्स और मंत्रियों की कंपनी है तो उनकी है, वो सेटिंग के जरिए कहते हैं हम आपको इतने पैसे दे देंगे और इतने में वो करो। जो किसान की सराउंडिंग्स हैं, अकेले से सोसाइटी बनती नहीं। हनुमान राम जी ने बड़ा अच्छे से समझाया है, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। 12-14 लोग वो भी जो भी चाहिए उनसे बनती है। वो लोग कहते हैं चलो यार सरकार से मिल रहा तो ले लो, क्या दिक्कत है। वो सरकार से ले लेते हैं, सरकार से लेने से वो एक उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और उसी ट्रैप का एक बड़ा रूप है, जैसे हम जब से देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर दूध की मदर डेयरी कंपनी होती थी जिसके दिल्ली में जगह जगह पर बूथ होते थे। आज अमूल का रोहतक में प्लांट खुल गया है, बल्लभगढ़ में है, मानेसर में है, दिल्ली के चारों तरफ है। और दिल्ली की अकेले की 55 लाख लीटर दूध की डिमांड रोज की है, जिसे आज 40 लाख लीटर तक अमूल ने कब्जा लिया है। वीटा भी कुछ नहीं कर पा रहा। हरियाणा का वीटा आप देखेंगे, आज वीटा की परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि आप अपने गांव में या किसी से पूछेंगे आपको वीटा की थैली नहीं मिलेगी।
अमूल की इजीली मिल जाएगी। तो इन्होंने जो हनुमान राम जी ने बड़े विस्तार से समझाया है कि सोसाइटी मैं प्रदीप जी को सपोर्ट करके कह रहा हूँ, फूल कुमार जी, जो नेशनल का ढांचा आ रहा है और आ चुका है, नहीं होगा तो ये कोऑर्डिनेट ये जो है ये निकाल देंगे, अपना ऑर्डिनेंस निकाल के, जो 39 पेज का जो डॉक्यूमेंट इनका बिल है, इसको आपको मैंने भेजा है, आप पढ़ना, सभी पढ़ना। इसमें इस तरह का बदलाव कर दिया कि कहीं आपको गुंजाइश नहीं है, पूरा का पूरा ढांचा पूरा उनकी मुट्ठी में होगा। अब इस मुट्ठी में ढांचे के लिए हम कोई एक नई व्यवस्था खड़ी करने की दिमाग लगा सकते हैं। फूल कुमार जी, मैं आपकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि मैं सामाजिक सहकार के मॉडल को ला रहा हूं। हम गांव को यूनिट बना के गांव के लोग इस तरह के पैक हो जाएं, इस पैक के पैरेलल में पैक हो जाएं। ये पैक खोल रहे हैं, हम अपने आप में पैक हो जाएं। हमारा दूध, हमारी व्यवस्था, हमारा खाद्य पदार्थ, हमारा ढांचा, हमारी शुद्धता हम गाँवों में यदि ये गाँव पहुंचा दे और मार्केट को हम अवॉइड कर दें, तो हमारी ये एक नई दुनिया बच सकती है। बाकी जो ढांचा आ रहा है वो बहुत टिपिकल है। हाँ प्रदीप जी बोलिए। बिल्कुल, उसे हमें रोकना पड़ेगा। आज भी अमूल के बूथ दिल्ली के अंदर नहीं है, मदर डेयरी के बूथ ज्यादा है, लेकिन आज वो मदर डेयरी 10 लाख लीटर से कम पर सीमित हो गई है और मुश्किल से 2 लाख लीटर सरस का कह सकते हैं, और 3 लाख लीटर जो लूज वेंडर्स है हरियाणा उत्तर प्रदेश नजदीक के वो हैं। तो सिर्फ 15 लाख लीटर दूध की सप्लाई अदर देन अमूल है। अमूल गुजरात से आकर 1000 किलोमीटर से आकर अकेले रोहतक की मैंने प्लांट देखा है, कभी आप आएंगे विजिट भी करना। 8 लाख लीटर कैपेसिटी अकेली रोहतक प्लांट की है अमूल की, जिसमें 24 से 48 गाड़ियां 24 घंटे लगी रहती हैं सप्लाई करने में। वहां से दूध आ रहा है, कैसा आ रहा है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मार्केट कैप्चर हो चुकी है। अब जैसे हनुमान राम जी ने कहा कि हमें सोसाइटी बनानी पड़ेंगे और गांव को यूनिट बनाना पड़ेगा। मैं भी गांव में जाकर बार बार वही बोलता हूं कि हमें इकोनॉमी का मॉडल वही बनाना पड़ेगा जो पहले था। पहले गांव में सब्जी होती थी, चटनी रोटी घर की खा लेते थे, अपना जो सुनार के पास जाते थे वो भी एक ही होता था, उसका जाकर इकट्ठा शादी में सोना ले लिया इकट्ठा। गांव में इकोनॉमी अंदर आती थी, जो फसल होती उसे हम थोड़ा बहुत बेचते और इकोनॉमी आ जाती। आज गांव की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि गांव में हालात ऐसे पहुंच चुके हैं कि आप देखेंगे थैलियों का दूध, बाहर से सब्जी, बाहर से कपड़े। चलो प्रदीप जी, मैं थोड़ा मेघ सिंह जी को ले लूं, आपको मैं रोक रहा हूं, और भी साथियों के हाथ खड़े। मेघ सिंह जी, रुकमन के बयान। मेघ सिंह जी, आप इसमें क्या इंटरवेंशन देना चाहेंगे अपना? बिल्कुल क्लियर कट, इस इकोनॉमी के मॉडल में मेरे खेत में खड़ा आदमी की भी वैल्यू बन जाए, मेरे गांव की वैल्यू बन जाए, इसको आप केंद्र बिंदु में रखते हुए कोई बात रखें। मेघ सिंह जी। भाई जी, इसमें बहुत सीधी बात है, ये सोशल चेंज से चेंज आएगा। जो खेत में खड़े लोग हैं ना, उनका माइंडसेट कहाँ से लाओगे? हमें देखिए, पहली बात तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम किसी समस्या के समाधान के लिए कोशिश करें, जबकि हम करते क्या है, जो समाधान सरकार देती है उसके लिए समस्या खड़ी करने की प्लान कर लेते हैं। कानून जैसे हैं। अब मैं खुद ही एक सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, मैं बता दूं आपको, आदर्श पशुपालक सोसाइटी है यूपी में, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, मैं उसका चेयरमैन भी हूँ, पशुपालकों की मदद करता हूँ इसी चीज में। बट आप बेसिक समझिए, ये जो समस्याएं आप डिस्कस कर रहे हैं, ये स्केल की समस्याएं हैं। ये जो बड़ा होता है वो दबा लेता है छोटे को। उसका समाधान ये भी है जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि गांव में इकोनॉमी मैक्सिमम ऑफ द हुक हो जाए। आज गांव का प्रोडक्ट पहले शहर जाता है, फिर वापस गांव आता है, उसके बजाय वो गांव में इंटरकनेक्ट हो जाए, वो भी आप कह रहे हैं। और जो ये फूल कुमार जी कह रहे थे, इनको 1 साल तक इन्होंने एक इकोनॉमिक करके कुछ बनाया था, उसको मैंने बड़ा इनको सारा मॉडल बना के दिया था टोटल, गांव में एक ऐसा सहकार सेंटर बना लो। ये 1.5 साल पहले की बात है, इनिशिएटिव लिया था इन लोगों ने, टाइम वाइम खोटे करके। इसके लिए मैंने कहा था कि यार बेसिक सिंपल कब्जा करना ना आपको इकोनॉमी पर, सबसे सीधा रास्ता है, गांव क्या कंज्यूम कर रहा है उस चीज की मार्केट अपने हाथ में ले लो। और उसका रास्ता सिंपल था कि गांव में एक आधा लड़का BSc AG मिल जाता है, उसके नाम से लाइसेंस लो, एक कंपनी रजिस्टर करा लो। और मैं आपको ये बता दूं, सोसाइटी रजिस्टर कराने से बेहतर FPO रजिस्टर कराना है। FPO भी नहीं, FPC सीधी, क्योंकि उसका मैनेजमेंट क्रिस्प है, उसके कंपनी जैसे रूल है, उसमें इलेक्शन नहीं होते। वरना गांव में एक प्रधान का इलेक्शन तो हम लड़ते नहीं ढंगता है, उसमें तो खून करते हैं और 6 लोग खड़े हो जाओ। तो यहाँ हमारा कैसे बनाओगे गांव की यूनिट बनाने में आप लोगों की कोऑपरेटिव बना के?
तो आपको सोचना चाहिए समाधान क्या है। आप सोचते हो सरकार ने ये टांग हिलाई तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इस टांग को कैसे हटा सकते हैं, या इसको काट सकते हैं, या इसको पैर न जमाने दें। अरे भाई वो करेगी, तुम वो करो जो तुम कर सकते हो। मैं बिल्कुल सीधी बात बोल रहा हूँ। गांव की इकोनॉमी में जो गांव में इनपुट चीजें आती हैं पहले वो बेचनी शुरू करो, फिर गांव में जो उत्पाद पैदा होता है वो खरीदना शुरू करो। आपको कोई ना कोई सोसाइटी आएगी, कोई ना कोई कोलैबोरेशन करेगा, कोई आपका माल लेके जाएगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसा थमेगा, गांव में 4 दिमाग हायर कर पाओगे। शुरुआत करो। ये जो है ना कि नोविंग टू मच, मैं आपको एक लास्ट बात कह रहा हूँ, ज्यादा ज्ञान बीपी बढ़ाता है। यदि ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो जेब में पैसा आता है, और ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करोगे और इम्प्लाई नहीं करोगे तो बीपी बढ़ाता है। ये मैं इनको पूरा लिख के 36 बार डिस्कस कर चुका मैं इनके साथ। पहले वो जो फोरम था, नाम भूल गया मैं उसका, कुछ इन्होंने बना, उजमा था करके। अरे गांव में सीधा सीधा एक एफपीओ बना लो, उस एफपीओ में 2 रोजगार शुरू कर दो तुरंत। एफपीओ नहीं, देखो मैं मैक्सिम जी आपको रोक रहा हूँ। 4 महीने विकल्प दिए, एपीसी इज ओनली विकल्प। एपीसी का कारण है इसके चुनाव जो है कंपनी एक्ट के तहत होते हैं, वो वाली दुकान बनियों की दुकान है। हनुमान जी, मैं आपको 1 साल पहले बता चुका ये बात कि एफपीसी इज द रियल टर्म। एफपीओ एक जेनरिक टर्म है, एफपीओ कुछ नहीं होता है, एफपीसी ही होता है। और ये मैं कह चुका आपको कि घर के 4 लोग मिलकर बना लो, बेशक 10 लोग चाहिए, 4 अपने अड़ोस पड़ोस के नाम डाल लो, जो कुनबे के हो 4 डाल लो, रिश्तेदार के डाल लो, एफपीसी रजिस्टर करो और काम शुरू करो। तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम्हारे पास समस्या का समाधान भी आएगा, और वो शुरुआत करने से आएगा। ठीक है, मेन बात अब ये है फूल कुमार जी, जो भारत के कानून है जिस पे हमारी नजर है, उसमें जो मुझे समझ में आया, और इन्होंने भी यही बात कही, एफपीओ के मामले में चुनावी पक्षपाती ज्यादा है। मेरा सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। कोई नहीं, वो नहीं, आप एफपीसी खोलिए, कंपनी खोलिए, गांव वाइज एक कंपनी खोल दो, क्या प्रॉब्लम है? अरे 3 एफपीसी खुल चुकी हैं सर। एफपीसी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि जो ये अडानी कॉर्पोरेट मॉडल लेके आया था, जिसके तहत ये हमारे खेतों को सिर्फ खेती के लिए लेना चाहता है, मेरा फोकस उस पॉइंट पे है। एफपीसी तो हमारा ग्रुप 3 खोल चुका ऑलरेडी, वो काम हो रहा है। और हमें कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ये इनपुट ही है और इससे फालतू क्या है। अभी मैं यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें मेरा फोकस इस पॉइंट पे है कि जो अडानी करना चाहता है, हम वो करना चाहते हैं। हम ये एफपीसी वापीसी तो खेलने के, तो फिर वही वापस उनके नीचे जाना है। वहाँ पे वो तो हो चुके, 3 हमारे ग्रुप खोल चुका है वो एफपीसी, हमारे अलग अलग बंदे, वो चीज चल रही है, वो तो काफी टाइम से चल रही है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिर्फ खेती तो करेगा अडानी हमारे खेतों में आके, और क्या करेगा वो वही मॉडल हम क्यों नहीं कर सकते? और वो करना है तो वो कैसे हो, ये है मेरा कंसर्न। ये वो स्केल से होता है, स्केल से बातें हो चुकी हैं, उनमें क्या है? आपके पास स्केल नहीं हो सकता। आप ये बेकार की बातें हैं करने की फूल कुमार जी। बड़ी मछली बाजार में हमेशा छोटे को खाती है। यदि आप मार्केट फोर्सेज में ऑपरेट करोगे तो आपको मार्केट फोर्सेज का मॉडल भी देखना पड़ेगा। प्रोसेस ऑलरेडी वो ऑलरेडी चल रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो आप अभी आगे की बात पूछ रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ। एफपीसी 3 एफपीसी। अरे भाई फूल कुमार सुन, जो बात आप कर रहे हो मैं आपको सीधी वो बता रहा हूँ, अडानी वाली। मैं एफपीसी की छोड़ दो 1 मिनट के लिए। जो आप सोचते हो, यदि कैपिटलिस्टिक मार्केट का हिस्सा बनोगे तो कैपिटलिस्ट मार्केट की जो फोर्सेज है वो उसी पैटर्न पे काम कर रही है, डिमांड सप्लाई के 1000 साल से। वो लिख लो, जो बड़ी पूंजी है वो छोटी पूंजी को खाएगी। आप ये मत कहो कि मैं बैठ कर अडानी में और अडानी को फेल कर दूंगा, मैं वो भी तो खेती करेगा, खेती करनी मुझे आती है। अरे यार, आप फिर वही एरोगेंस में जाके क्यों बातें? एरोगेंस में बात नहीं कर रहा, आप गलत बात कर रहे हो। आप अडानी हो ही नहीं सकते। जब अमूल का एग्जांपल आपने भी देखा है, सुनो, ठीक है, ये ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं है मैक्सिम जी, ये बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपकी बात यहाँ आके ठहरती है। देखो मैक्सिम जी सुनो, आपकी बात यहाँ आके ठहर रही है कि मार्केट के अंदर इनविजिबल हैंड्स हैं और उन हैंड्स को गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है। वही हैंड हमें बनना है सर, उसीलिए हमें अरे कम से कम सोच तो लो यार। वहाँ पे फूल कुमार जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गांव जो है ना, गांव को आप यूनिट मान के, गांव को एक यूनिट मान के यदि हम करो, सुनिए, बड़ी मछलियों के जैसा सोचोगे तभी तो बनोगे ना। छोटी मछली बन के तैरना, तैरते रहो भाई। जब तक सोचोगे ही नहीं वहां तक तो फिर कैसे बन पाओगे बड़ी मछली? कमाल, आपके सामने अमूल का एग्जांपल दिया, अभी 40 लाख लीटर दूध सप्लाई कर रहा है, वो 60 साल से उस धंधे में है। उसको आप करवा दो, मैं किसानों की डेयरी देता हूँ आपको 10, आप करवा दो। अरे भाई, ऐसा है, सुनो मेरी बात। आप
ओवरनाइट की चीजें नहीं होती हैं, सोच की निकलती है कहीं से, सोच के ऊपर जब तो सोच तो चल रही है फूल कुमार जी, बढ़ती है। सोच तो चल रही है। ये बात कह दी है तो अब इसको ये मत बोलो कि ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी चीज है, कहाँ हाथ डाल रहे हो, वहां मत डालो, वहां मत डालो, ये क्या बात होती है यार। नहीं ये मैं बताऊं, एक इंटेलेक्चुअल बकचोदी का ऑर्गेज्म होता है, डिफरेंस ये नहीं होता है। मैं एक थोड़ा इंटरवेन करूं आपको फूल कुमार जी, मैं एक इंटरवेन कर रहा हूं। मैंने एक मॉडल सामाजिक सहकार का जो आपने एक बार सुना भी होगा, मैंने गांव को यूनिट मानी है, गांव का डिमांड चार्ट बनाया, गांव के अंदर ही मैंने सारा कुछ किया। गांव के बाहर निकलने के लिए हमने फिर सेकंड फेज में हमने एक बनाया, क्लस्टर बनाया 5 गांवों का, उस माइंडसेट से ही काम किया, क्योंकि हमारे को काम जो है एथिकली की भी करना है, क्यों एथिक हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हम उसको यदि नहीं देते हैं तो ये जो लोग हैं ये एथिकली काम नहीं कर रहे हैं। पहले भी डिस्कस हुआ था, मैंने आपको कहा था जो आप कर रहे हो यही रास्ता है, यही रास्ता है समाज को इन्वॉल्व करके, गांव को यदि बचाना है, प्रदीप जी जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो वही रास्ता है, उसी से बचेगा। चलो रुकमन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कॉर्पोरेट समाधान से गांव नहीं बच सकता। जो आदमी ये सोचता हो कि मैं कॉर्पोरेट बनकर गांव को बचा लूंगा, वो कॉर्पोरेट बनते ही गांव को खाएगा सबसे पहले। अडानी गांव को ही खा सकता है। वो नेक्स्ट बात है, हो सकता है एथिक उसके शामिल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो बात कर रहे हैं एथिकल कर रहे हैं, तो उसी जैसे काम करोगे, गांव को ही खाओगे, वो भी गांव को खाता है। अरे भाई आप उनके माइंडसेट को आगे रख के सोच रहे हो ना, ये चीज अपने माइंडसेट को आप इससे तो हम नहीं कह सकते। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इस माइंडसेट से नहीं हूँ। आज ही बात करोगे तो आप एक मिनट फूल कुमार जी, रुकमन जी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, इनकी बात को ले लेते हैं, फिर अपने बहस में वापिस मुद्दे पे आते हैं। हाँ रुकमन भाई क्या कहना चाह रहे हो? जी हनुमान जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे फूल कुमार जी बात कर रहे हैं, मैक जी भी बोल रहे हैं, अगर आप एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं सोसाइटी के सामने कि हम अडानी के पैरेलल ऐसा कर लें जिससे कि हम उसको ओवरटेक कर लें, तो ये होगा नहीं। अडानी अपने से 50 से 100 गुना, तो मैं कम ही कह रहा हूँ, वो बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो हो सकता है कि आप अगर बहुत आइडियल वे में चलो और एग्जांपल सेट करो तो उसको 50 से 60 साल लगेगा। अगर आप बहुत ही आइडियली इंप्लीमेंट कर पाते हो, करो, इसको पैरेलल अपन कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका है उस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस मुद्दे को कैसे मैं कर दूं, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर करें कि हम बात कर रहे हैं इस लेवल की कि हम किसी एक व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा हैं और हमारे अंदर एथिकली घुसी हुई पड़ी है। जो दुनिया में बदलाव हुए हैं, 1895 में किसी व्यक्ति के दिमाग में कोऑपरेटिव का कंसेप्ट आया और आने के बाद में जो उस आदमी ने परिभाषा दी उसको मैंने 10 बार पढ़ा। 10 बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वाकई बहुत जंकी है। एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट। ये वक्त बदल रहा है, ये बहुत कुछ बदल रहा है, समय बदल रहा है। आपके जैसे इंजीनियर साथी भी जुड़े हुए हैं इसमें, कोई यूनियन के लीडर भी जुड़े हुए हैं, विदेशी जैसे पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, फूल कुमार जी महाशय, मैक सिंह जी जैसे इकोनॉमिस्ट जो है वो भी जुड़े हुए हैं। जब बदलाव होता है ना, तो कोई चिनगारी किसी यूनाइटेड नेशन 5 आदमी के एक बोट में बैठ के ही बन गया था। हम जो बात कर रहे हैं वो इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि हम आज थोड़े कह रहे हैं कि आज हम करेंगे। अडानी के तो शेयर मार्केट से ही तो बना हुआ है, उसकी जेब का क्या है? कुछ नहीं है। हमारे दिमाग में यदि ये बात आती है तो हमें लॉन्च करने की ट्राई करनी चाहिए और माइंडसेट उस तरफ बढ़ाना चाहिए। बस एक लाइन मैं एक बात कहता हूँ, जो आपने कही ना कि मेरे खेत में खड़े हुए अंतिम आदमी को सेंटर मान के सोचो, यदि वो सोचना है तो हमारा रास्ता कॉर्पोरेट का है ही नहीं। दुनिया में बहुत सारी कोऑपरेटिव है, अमूल जैसी 16 लाख 1000 करोड़ की कंपनी है, टॉप 10 में नहीं आती अमूल दुनिया में। कोऑपरेटिव इतना बड़ा आइटम है, पर हमें सोचना क्या है? यदि हमें सोचना है कि हमें कुछ बड़ा करना है तो वो कोऑपरेटिव सोच से भी सोचना है, तो वो रास्ता अडानी का रास्ता नहीं है। अडानी का रास्ता प्योर कैपिटलिस्टिक रास्ता है। यदि हमने गांव में अंतिम आदमी के लिए कुछ करना है, हमने भी तो सोसाइटी खोल रखी, हम भी तो वगैरह करना कि एक फार्मर के साथ जाके कल भी 11-11 रुपए के 5 लोगों के नाम दे रहे हैं। अडानी तो कोई मॉडल ही नहीं है, रोल मॉडल अडानी है ही नहीं। टाटा तो अडानी तो रोल मॉडल ही नहीं है। जो आदमी दूसरी पोजीशन से 35 वो मॉडल नहीं मानता मैं। अरे भाई मैं वही समझा रहा हूँ, सुनो मॉडल है भी सर, बिल्कुल मॉडल नहीं है वो। एक मिनट अपनी एथिक्स के साथ वो चीज बनेगी, एक मिनट मॉडल बनेगा वो। एक मिनट, अली बाबा और 40 चोरों के एथिक्स नहीं होते। अली बाबा 40 चोरों जैसे यदि कोई होना चाहता है तो उसके एथिक्स नहीं होते। उसके एथिक्स वही होते हैं जो अली बाबा और 40 चोर के हैं।
बेसिक पे आते हमने हैं तो वापस। नहीं, ethical हनुमान capitalism राम जी, करना है जी, हमने हनुमान राम करना जी, नहीं है, हमने सिर्फ ये कहा है, आपको ये जो बातें हनुमान राम जी, हमने अडानी हम गलत आदमी को डिस्कस कर रहे हैं, अडानी को डिस्कस करना ही नहीं हमें यार। अगर ये सोच सकता है तो हम यार ऐसे सोचते छोड़ो, हुए अडानी सोच सकते अडानी हैं। को डिस्कस करना ही नहीं, मेन अडानी बात सब्जेक्ट ये ही है। नहीं है इस ग्रुप तो का। दूसरी बात इस एक ग्रुप और, का नहीं, वो यहाँ पे छोड़ो उसको। इस दूसरी ग्रुप का बात एक और डिस्कशन सुनो। पर्सन है किसान। ये लेट्स टॉक आरएसएस अबाउट जो फार्मर। है, सुनो मेरी बात नहीं सुनो, सुननी, आरएसएस ने 80 जबरदस्ती साल अडानी अडानी यार, 80 क्या साल रख लगा रखा है? दिए किसान की बात करो यार यहाँ सीधी। पे। अरे भाई आपके अंदर पेशेंस नहीं है, वेट करो थोड़ा सा, सुन भी लिया करो यार। मेरे नहीं, अंदर एक इंटेलेक्चुअल आदमी बकचोदी बोले के ताकि सुनने की बात वो नहीं पकड़ है। में आए, ये कोई व्यक्तिगत हवाई मुद्दा बकचोदी तो करने की बात नहीं है। फूल कुमार जी, फूल कुमार जी, आपको प्लानिंग करते आप हैं, अपनी बात हमारे को ग्रुप रखो, में फिर बात देता हूँ मैं, हाँ, ग्रेस मैं जी वही से वही लेता कर रहा हूँ हूँ। मैं। हम जो हमारे ग्रुप में हाँ, प्लानिंग आप करते हैं, अपनी हम बात कभी को भी रखो, बात- एक लाइन में रखो। हाँ, हाँ, प्लीज हम जो लेट अपने मी ग्रुप में- इंटरवीन, मैं वही आ रहा लेट हूँ, मी मैं इंटरवीन, वही आ रहा हूँ। विजय एक सर, मिनट विजय सर, ग्रेस जी, आप इनकी बात सुनने दो, मेरे बात ही पकड़ में पूरी अभी नहीं आ रही है, मैं उस विजय बात सर, पे एक जाना मिनट। चाहता मैं क्या हम जो प्लानिंग मैं एक बात तो फूल कुमार जी, हम एथिक पे रहेंगे, हाँ हम बिल्कुल एक मॉडल के रूप में लॉन्च करेंगे, इस बात को लेंगे। हम इसमें जो अडानी वाली बात है उस वो एक हाईली अनएथिकल मॉडल है, बिल्कुल है। लेकिन हम जो अपने ग्रुप में बात करते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जब उज्मा में बात करते हैं तो हम एथिकल कैपिटलिज्म की बात करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम उज्मा में कभी भी शॉर्ट टर्म जो प्लान होते हैं उनकी बात करते ही नहीं है। 1925 में 2-4 आदमी मिलकर आरएसएस बनाते हैं, आज क्या बन चुका है, 100 साल लग गए। हम जब उज्मा में कोई भी चीज प्लान करते हैं तो वो अक्रॉस जनरेशन की प्लान करते हैं, कोई 10-20 साल की नहीं, हो सकता है उसमें 50 साल लग जाए। मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि मेरे ही जन्म में होते होते मेरी आंखों का भी सारा चेंज आ जाए, भाई मैं नींव भी रख जाऊंगा उस चीज की, मेरे लिए वो बहुत है। तो अगर मैं आज अडानी वाले मॉडल में अपनी एथिक्स डाल करके वो मॉडल मेरे कम्युनिटी के लिए रखना चाह रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि वो मेरे जीते जी मुझे उसका आउटपुट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मेरे को इतना पेशेंस भी है और मेरे को इतना अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी है कि मैं उसको सोचते हुए छोड़ जाऊंगा कि आगे वाली जनरेशन वो कर लेगी, लेकिन मैं कम से कम उसका नींव तो रखूं। ये बात है सिर्फ यहाँ। चलो वीरेश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं अब इसमें? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हम यहाँ आए हैं वो क्या डिस्कस करने आए हैं, हम उसकी बात करें। वी आर नॉट द गेम चेंजर एंड वी कैन नॉट चेंज विद इन डेज। प्लीज लेट मी स्पीक। मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ जो आज आए थे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिस्कस करने आए थे, और उसमें हम ये देखते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की जो प्राइमरी डेफिनेशन है उसके बारे में भी लोग अवेयर नहीं है। हम किसी चीज को डिस्कस तब कर सकते हैं, कंक्लूजन तब निकाल सकते हैं कि जब हम उसके ABCD जानते हो। यहाँ तो सवाल ये है कि ABCD का ही पता नहीं है। भाई हम में से जो लोग यहाँ इकट्ठा है उनको ही पूरा इसका ज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। तो हमारा मकसद केवल ये है कि सरकार अब जब पीक पे चली गई, 100 पे पहुंच गई है, एक चेंज आ रही है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल को लेके पूरा जो सेटअप है उसको कब्जा करने की कोशिश हो रही है। तो हियर वी वांट टू टेल यू अवेयरनेस। आप पूरा कंक्लूड होने नहीं देते, हनुमान जी बीच में इंटरवीन हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें, चलो आप बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मल्टी स्टेट वाला चैप्टर हमने वहां क्लोज कर लिया। क्लोज यूं कर लिया कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा हवा है, तो इसमें एक नए मॉडल की परिकल्पना कर ली हमने। नए मॉडल की परिकल्पना ये कर ली कि आखिर ये लोग, या तो बात ये हुई थी कि हम पेक्स के मार्फत इस पे कब्जा कर लें मल्टी स्टेट पे। तब वो हुड्डा साहब ने ये कहा कि देखो अमूल आ गया और उसने ये कर दिया और इतना हो गया और स्थिति यहाँ हो गई कि हम बिल्कुल ही उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। ये बात वहां पे आ गई। तब हमने एक दिमाग में एक बात आई, फूल कुमार जी की ओर से आई और मेरे भी ये बात आई कि भाई आखिर क्या है कि हम कोई एक नया मॉडल भी सोच सकते हैं क्या। तब एक नए मॉडल पे हम आ गए। नए मॉडल के अंदर जैसे मेघ सिंह जी ने भी ये बात कही कि हम सरकार कोई कानून बनाती है उसमें हम फड़ंगा फंसा देते हैं। हम कह रहे हैं सरकार के कानून को हम माने ही नहीं, हमारे लिए सरकार कुछ नहीं, हम आदमी हैं। और हमारे जो इस कोऑपरेटिव के कंसेप्ट की जो परिभाषा वो ढंग की परिभाषा है कि हम ऑटोनोमस एक बनाएंगे और इस बात के अंदर हम अपने वॉलंटरली बनाएंगे और हमारे कॉमन जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड है उनको पूरा करेंगे एस्पिरेशन थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस। इस परिभाषा पे फूल कुमार जी आगे कि मैं करूंगा। अब इसमें मेघ सिंह जी का ये कहना है कि आप कर नहीं सकते, संभव नहीं है। संभव या असंभव में अब ये कह रहे हैं कि भाई मेरी 2 पीढ़ियां लग जाए तो भी मैं मेरे थीम दे रहा हूं। मुद्दा है ये। अब इस मुद्दे पे हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि क्या ये मॉडल हवाई किला है? फूल कुमार जी कह रहे हैं इस मॉडल में बिल्कुल हवाई किला है। आपने कंक्लूड किया, आप होल्ड करो एक सेकंड।
यदि हम रोंग दिशा में 200 किलोमीटर रोज भी चलेंगे ना, और 2 पीढ़ी नहीं 20 पीढ़ी चलते रहे, तो हम रोंग ही प्लेस पर पहुंचेंगे। आप एक बात समझिए, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? ये वीरेश तराने जो बोल रही है उसको ध्यान से ग्रास्प कीजिए। कोऑपरेटिव का मतलब है कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करना, मतलब वही जो आप कहते हो कि खेत में खड़े आखिरी आदमी के लिए कुछ करना, है ना। और जो कॉर्पोरेट मॉडल है वो बिल्कुल घोर कैपिटलिस्ट मॉडल है। यदि सीडिंग ही गलत करोगे, तुम्हारे प्रिंसिपल सिद्धांत ही गलत है, तो चलो मैं सिंह जी, हरवीर जी आए हैं, हरवीर जी से मेरा एक सवाल था वो मैं ले लूं पहले, और ताकि ये इनका टाइम, मेरा 15 मिनट का ही टाइम है इनका। हरवीर जी, मेरा एक सवाल आपसे है, फिर भले आप चले जाना, क्यों आपको मैंने एक स्पेशल इनवाइट ही बुलाया था। मेरा सवाल ये है कि आपके इसमें रूरल वॉइस से ही मैं पढ़ता रहता हूँ, एक ICA 1895 में खुली और ICA ने एक परिभाषा दी कोऑपरेटिव की, उसको मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में। फिर हमारा जो है ICA AP खुला, जिसके चंद्रपाल सिंह जी अध्यक्ष बन गए, उन्होंने अपना कर गए ये मूवमेंट, और 3 आ गए, ये सोसाइटीज आ गई। मेरा मतलब ये है कि कोई भी ढांचा खड़ा होता है वर्ल्ड लेवल पे ढांचा खड़ा होता है, तो गवर्नमेंट उसमें टांग क्यों अड़ा लेती है? जैसे ओलंपिक है, ISO है, या कई तरह की ऐसी है। आदमी जीना चाहता है, आदमी अपनी व्यवस्था को कायम करना चाहता है, वो अपनी मर्जी से काम करे। इस बीच में अमित शाह जी ने एक बिल ले आए 2022 में, इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 2002 में अमेंडमेंट कर दिया, उसमें बहुत कुछ इधर उधर हो गया। हम ये कह रहे हैं कि मैं उस परिभाषा को पढ़ना, उसको आप क्लियर करना। एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। ऑटोनोमस होगा, एसोसिएशन होगी, और यूनाइटेड वॉलंटरली जो यूनाइट होंगे, उनका कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड पूरी करेंगे, और एस्पिरेशन थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल एंटरप्राइजेज। ये जो एंटरप्राइजेज है, ओलंपिक संघ अपना काम कर रहा है, ISO अपने ठप्पे दे रहा है, कई ऐसी सोसाइटीज है। तो अमित शाह को क्या पड़ी है कि वो बिल बना के 2022 में हमारे इस ढांचे को गवर्न करे, चुनाव कराए, वो करे? सिर्फ पैसे की झगड़ा है, हम तो सोशली और कल्चरली भी करना चाहते हैं इसके अंदर। तो ये जो कोऑपरेटिव का मॉडल है, इसके ऊपर आप काफी कुछ लिखते भी हैं, आपका मैं पढ़ता भी रहता हूं। तो क्या ये परिभाषा कायम करने में अमित शाह का 22 का या 97वां जो संविधान संशोधन है, वो सरकार बार बार हमारे बीच में क्यों आती है कोऑपरेटिव सिस्टम में? हम गांवों में कोऑपरेटिव अपने तरीके से, उनके पैक्स को हम क्यों बनाएं, हमारी मर्जी से बनाएं, हमारी जो नीड है उनको सोशल कल्चरल करें। तो ये चुनाव भी हम कराएंगे, हम 2/3 मेजोरिटी के जो भी स्टेट की बॉडी है उसको तोड़ करके हमारे अंदर मिला लेंगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में क्यों मिला लोगे भाई? आप अपना कोऑपरेटिव चलाओ, हम अपना अपनी मर्जी से चलाएं, हमारी वॉलंटरली सिस्टम है। तो इसमें आप क्या सोच रखते हैं कि क्या आदमी के ऊपर इतना कोऑपरेटिव के ढांचे की जो ओरिजिनल परिभाषा 1895 में हुई, इसके अंदर ये काय की दखल है? किस बात के कानून है? क्यों हम इसमें इंटरवेन कर रहे हैं? ये क्या जरूरत है? हम इनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, हम इन लोगों को समझा रहे हैं ये इनका पैक्स आ रहा है, इनका RSS का कब्जा हो जाएगा या कोई और पार्टी का कब्जा हो जाएगा, अमूल के अंदर कब्जा हो चुका है, और इस तरह का ढांचा कई इन साथियों ने बोला भी है। तो इस पे आपके व्यू पॉइंट क्या है? देखिए साहब, जो आप कह रहे हैं कि वॉलंटरीली लोग आकर के एक साथ काम करें, उनका ग्रुप बने, अब उसको कहीं ना कहीं किसी नियम कानून के तहत तो आपको उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अब उसमें रजिस्टर सरकार से क्यों कर? नहीं देखो, देखिए क्या है कि आप गवर्नमेंट से बात रखिए। फूल कुमार जी एक बना रहे हैं। नहीं मैं आऊंगा। देखिए क्या है कि या तो एक सिस्टम है ट्रस्ट का, कि लोग ट्रस्ट है उसमें अपना रजिस्टर कराते हैं ट्रस्ट को सोसाइटीज एक्ट में, और दूसरा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादातर उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होती हैं, हालांकि बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जो कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को मैनेज करते हैं। फिर आपका आ जाता है ये कोऑपरेटिव सिस्टम है या कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट में तो लोग अपना स्टेक होल्डर के आधार पर कंपनी बनाते हैं और कंपनीज एक्ट में वो गवर्न होता है। कोऑपरेटिव का आपका 2 टेयर सिस्टम है। एक तो आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो स्टेट के उसमें आता है दायरे में, तो हर राज्य का अपना कोऑपरेटिव कानून है, उसके दायरे में आता है। फिर आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, जो कोऑपरेटिव एक से ज़्यादा राज्यों में 10-11 में जो भी उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है,
काम करती है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में आती है। तो दोनों के अपने नियम है। और कोऑपरेटिव एक्ट जो है स्टेट्स का, कई राज्यों में तो बहुत अच्छा है, वो ऑटोनॉमी देता है, और कई राज्यों में वो सिर्फ दिखावे का है, क्योंकि अफसर को जब दिया ये आपका पॉलिटिशियन जब तक खुश है तब तक आपका चलेगा, नहीं तो उसको सुपरसीड कर देंगे बोर्ड को, उस पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देंगे। तो नॉर्थ में तो बड़ा बुरा हाल है। नॉर्थ तो आपका राजस्थान हो, यूपी हो, इवन आपका हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे तो जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट्स का है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। साउथ में कुछ ठीक है, वेस्ट में जो नतीजे हमने देखे हैं कोऑपरेटिव के महाराष्ट्र में और गुजरात में, वो इसलिए कि वहाँ पे ऑटोनॉमी है, वहाँ कोऑपरेटिव ही चलाता है। जैसे हमारे यहाँ कोऑपरेटिव शुगर मिल है, शेयर होल्डर तो जब ये मिल लगे तब बना लिए लोगों को, लेकिन ना तो उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है, ना उसकी गवर्नेंस में कोई रोल है, सरकारी अधिकारी चलाते हैं, पीएसयू की तरह चलते हैं। मैं अरविंद जी आपको यही लाना चाह रहा था कि ये शुगर मिल, मैं डिटेल में जा रहा हूँ आपको। सरकार का इतना सरकार को देखिए क्या है कि अब उसमें ये स्टेट का, अब मान लिया यूपी या हरियाणा में कोई ग्रुप एक अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी करता है जो कि इकोनॉमिकली साउंड है और आपस में उसका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन उसमें वही है कि एडवर्स कोई आएगा वो आपका सुपरसीड कर देगा, इसलिए ये इनिशिएटिव यहाँ कामयाब नहीं हुए। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में देखो जो कोऑपरेटिव मिल जिन लोगों ने लगाई, अभी हमेशा वो जो इलेक्टेड बोर्ड है, जो मेंबर्स हैं, वही तय करता है कौन चेयरमैन होगा। अब चेयरमैन खुद चलाए या मैनेजर अपॉइंट करे, या गुजरात में भी ये था कि भाई वो मेंबर चलाएं या वो किसी मैनेजर को अपॉइंट करें, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो ये एक तो मैं कहता हूँ जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो बहुत ही बेकार है, और उसमें एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट करीब 20-25 साल पहले एक एक्ट लेके आई थी, और वो ज़्यादा ऑटोनॉमी वाला था। वहाँ दोनों एक्ट में रजिस्टर्ड होती है अभी भी कोऑपरेटिव्स, तो उसको एक तरीके से मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट की तरह कहा गया राज्यों को, लेकिन हमारे यहाँ कोऑपरेटिव को पूरा एक टूल बनाते हैं कि भाई हम उसे पॉलिटिकली कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे और करप्शन कैसे होगा। तो ये तमाम सारे हमारे चारों तरफ उसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। मल्टी स्टेट, क्योंकि एक कोऑपरेटिव को एक लेवल से आगे जाने के लिए अलग अलग राज्यों में अगर काम करना है तो उसमें ऑटोनॉमी थी, और ये आपका जो है ना, ये क्रिप्को इप्को वगैरह ये तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, और गवर्नमेंट ने पीछे जो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की इक्विटी से बनी थी और इनको इस बात का फ्रीडम दिया था कि भाई आप कोऑपरेटिव की जो सरकार की इक्विटी है उसको वापस कर दो, तो इफ्को ने तो कर दिया था, क्रिप्को में कुछ बची हुई है, तो वहाँ गवर्नमेंट का दखल वैसे तो लगभग खत्म हुआ, लेकिन जो बाकी नियम कायदे हैं फर्टिलाइजर के, एफसीओ है या बाकी चीज़ें हैं सब्सिडी के हैं, उसमें उनको फंसा के रखते हैं। वो थोड़ा सेम ही उस तरह से मैं कहता हूँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम 2 लाख नई कोऑपरेटिव बनाएंगे अनकवर्ड पंचायतों में, और दूसरा है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट को उसमें अमेंडमेंट किया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में जो है पहले भी अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, क्योंकि उसमें इन्होंने उसको जो प्राइमरी कोऑपरेटिव थी उसका जो राइट्स हैं स्टेट के, उसको सुपरसीड करने की कोशिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। हमने एक बड़ा डिटेल इसके ऊपर आर्टिकल किया था करीब 1.5 साल पहले। मैं थोड़ा रोकूं, मैं हमने इसको डिस्कस कर लिया था आपके आने के पहले। मेरे सवाल सीधे साधे हैं। नहीं, इसमें जो 2 चीजें जो ट्विन अभी हो रही है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में अमेंडमेंट करके उनका ऑटोनॉमी को लगभग खत्म करने का तैयारी है उसमें भी, जिससे कि डिपार्टमेंट का कंट्रोल हो जाए। देखिए अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी 2 साल पहले, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के पुराने सेक्रेटरी को मैं अच्छे से जानता हूँ, हमारे यहाँ आते भी रहे कार्यक्रमों में। अब नया सेक्रेटरी जो है वो अलग तरीके से आया। बेसिकली नाउ एजेंडा इज के कैसे हम इस पर कंट्रोल करें और कोऑपरेटिव को कैसे अपना कोऑपरेटिव मेंबर्स को पॉलिटिकली कार्डर में कन्वर्ट करें। अभी तो आप ये देखिए कि मैं आगे ये बोल रहा हूँ कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बनाने की बात भी है, उसमें उसके इलेक्शन के लिए तो नॉन बीजेपी वालों को तो फॉर्म भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगी, जो अभी हमने यूपी में पंचायत इलेक्शंस में देखा है कि फॉर्म भी नहीं सबमिट करने दिए। तो ये, और इसमें यही है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है। दूसरी जो आपने बात कही थी कि भाई लोगों को जरूरत है, लोग बना रहे हैं।
अभी 3 बड़ी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, एक सीड पे, एक ऑर्गेनिक पे, एक एक्सपोर्ट पे। तो अब सवाल है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कैबिनेट डिसीजन में कि ये सब जो है ये कोऑपरेटिव बना रहे हैं। अब इसमें सबसे बेसिक सवाल तो ये उठा कि सरकार तो कोऑपरेटिव बना नहीं सकती, ना वो बना रही है, ना उसमें गवर्नमेंट की इक्विटी है, तो ये मसला कैबिनेट के अप्रूवल के लिए क्यों जरूरी था? अब आपने जो दबाव बना के वही जो पहले से बड़ी कोऑपरेटिव हैं उनको कह दिया आप इक्विटी डालो इसमें 5-5 करोड़ रुपया और आप बनाओ। ये 4 कोऑपरेटिव सीड पे बनाएंगी, ये बनाएंगी, ये बिल्कुल बिल्कुल, और नियंत्रण सरकार के हाथ में। तो भाई ये तो नीड बेस है ना, अगर फार्मर को जरूरत है वो अपनी कोऑपरेटिव बनाए। नहीं अरविंद जी थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, इसका भी उत्तर दे दो। 3 बिल थे वो पहले, वो कंपनी एक्ट के तहत गवर्न थे। 3 बिलों को एज इट इज 3 से इन्होंने गवर्न कर दिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो अम्ब्रेला के नीचे आ रहा है, इनके कोऑपरेटिव के अंडर में आ रहा है। तो क्या जरूरत पड़ी ये 3 बिल को इन किसानों को इधर साइड में करके ये डाल दिया कि आप ये काम कर पाओगे? कितना मतलब आज आरएसएस का या बीजेपी का कब्जा ही करना है इस देश के गांवों के ऊपर टैक्स के नाम पे। तो ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे, तो या तो हम अपना खुद का कुछ करें, नहीं करें। और परिभाषा इंटरनेशनल इसके मेंबर हैं ये लोग, क्रिप्को का ये जो चंद्रपाल सिंह है ये वहां मेंबर है। जब आप किसी संस्था के मेंबर हैं, उस मेंबर की परिभाषा ये है, तो आप ये सरकार के अंडर में इतना कब्जा क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई पूरे के पूरे करने की? नहीं देखिए उसमें क्या है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है जिसे आईसीए बोलते हैं, आईसीए तो एक तरीके का इंटरनेशनल ऑटोनोमस बॉडी है। वो तमाम सारे देश उसमें हैं, उनके कोऑपरेटिव्स हैं, ट्रू कोऑपरेटिव्स हैं, हमारे कोऑपरेटिव भी हैं उसमें। इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ दैट, 109 मेंबर्स आर देयर, इंडिया इज आल्सो देयर। इसमें जो बड़े कोऑपरेटिव हैं वो सब मेंबर हैं, और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स का अलग से ग्रुप है। और इसमें जो आप कह रहे हैं ना चंद्रपाल सिंह, ये जो आईसीए का जो एशिया पैसिफिक है उसको बोलते हैं, ये अपैक बोलते हैं, एशिया पैसिफिक जो एरिया है उसका वो चेयरमैन बने इस हिस्से का। अभी इवन हमने जो इफको का चेयरमैन है दिलीप संघानी, उन्होंने ट्राई किया था जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स का एक बोर्ड है उसमें चेयरमैनशिप के लिए, तो उसमें हार गए वहाँ पे जो है, क्योंकि वहाँ पे वो ब्राजील इतना स्ट्रांग है अभी भी। तो कुछ देशों में अभी भी कोऑपरेटिव्स क्योंकि कॉर्पोरेट की तरह से डील करते हैं, वो तमाम सारा यूरोप हो, अमेरिका हो, बड़े एशियन कंट्रीज हो, इवन कोरिया वगैरह में भी कोऑपरेटिव्स बहुत मजबूत हैं और बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे बड़े हैं। तो ये हमारे अमूल से भी बड़े हैं अगर हम देखें वहाँ पे तो, और फार्मर्स ही चला रहे हैं। आपने मेरा जो सवाल है उसको थोड़ा सा संक्षेप में, कि क्या सरकार अपने चुगल से थोड़ा रिलीज करने के मानस में करें, या हम लड़ें सरकार से कि छोड़ो हमें, हमारे कोऑपरेटिव हम चलाएंगे? क्योंकि स्टेट को भी कब्जा कर रहे हैं ये जो चेंज कर रहे हैं ना, 2/3 मेंबर इधर आएंगे तो स्टेट की तो खत्म कर रहे हैं। ये स्टेट खत्म हो जाएगी, कोऑपरेटिव ये मल्टी स्टेट वाली पूरी रहेगी, इनका खुद का कब्जा रहेगा। तो हम क्या करें? हमारे तो जो हम एक्टिविस्ट लोग हैं तो हम तो अपने माइंड सेट से सोचते हैं। देखिए ये तो अफसोस की बात है कि इसके ऊपर चर्चा भी कम हो रही है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये 2 एंगल है एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेटाइज करने के लिए। एक तो जो एफपीओ है, एफपीओ कंपनीज एक्ट के अंडर आता है और एफपीओज में कोई टैक्स रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो एफपीओ, अब ये जितने भी एफपीओ वाले होंगे मेंबर, इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा उसके अगले साल से। तो ये समझ नहीं रहे कि आपको तो इनडायरेक्टली आप एग्रीकल्चर उसके अंदर आ रहे हो। और एफपीओ क्या है कि एफपीओ कल को फायदा होगा, नुकसान होगा, आप लुटेंगे बचेंगे, क्या होगा किसी को नहीं पता। उसी का आप कोऑपरेटिव के सब्स्टिट्यूट में उसको ला रहे हैं। तो भाई आप कोऑपरेटिव को ले आते हैं, कोऑपरेटिव में क्या है कि सारा प्रॉफिट आपस में वो बांट लेते हैं, नहीं बचेगा तो आपको टैक्स क्यों देंगे। लेकिन कंपनी एक्ट में कैसे करोगे ऐसा? वहाँ तो हर ट्रांजेक्शन अलग तरीके से चलती है बैलेंस शीट की। तो दूसरे मैं अरविंद जी आपको ये रोक करके ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर, नो डाउट मैं आपको उस पर नहीं करता कि मेरा तो स्वच्छंद प्लेटफॉर्म है, मैं तो जो भी कहूँ, आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये जो एग्रीकल्चर का ढांचा 3 गया और ये नए 3 आए, इनमें एक थोड़ी सी चर्चा ला करके करें, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म से काफी लोग ज्यादा सुनते हैं, मेरा छोटा प्लेटफॉर्म है। फूल कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कोई बात रखना चाह रहे हैं तो जी सर, हाथ खड़ा कर रखा। हरवीर सर, मेरा एक सवाल था कि
ये तो ठीक है कि जो सरकारें लेके आती हैं उसके साथ तो हमें एडजस्ट करना ही करना है, वो तो हमें अपने ऑप्शन उसके अंदर उसके हिसाब से अपने को ढालना भी चाहिए। लेकिन साथ में एक पैरेलल, क्योंकि ये लोग भी पैरेलल सोचते रहते हैं बहुत कुछ, तो हम जो पैरेलल सोचने की बात है, अब जैसे हमारा सीधी का पुराना कल्चर होता था हमारे यहाँ, जिसको हम एथिकल कैपिटलिज्म कह सकते हैं, कि भाई अपना लोग जो है उत्पादन होते ही सबका दे देते थे और फिर उसके बाद घर लेके जाते थे। लेकिन साथ में एक अनएथिकल कैपिटल का मॉडल है जो अडानी वाला आ रहा था, कि वो खेती में आना चाह रहा था। लेकिन उस मॉडल में जो अनएथिकल है उसको हटा करके अगर उसमें हम अपनी एथिकल वाली चीजों को फिट करके हमारे फार्मर्स को ये बोले कि भाई इस लाइन पे आकर के अपने आप को कॉर्पोरेट में एंट्री करवा लो, लेकिन वो मॉडिफिकेशंस के साथ। पर उसमें दिक्कत ये है कि अभी हमारे यहाँ ना तो इस तरीके की सोच है, ना हमारे यहाँ इस तरीके का कोई विजन अभी तक लोगों में है। और सबसे बड़ी बात, हमारा एरिया वेस्टर्न यूपी हो चाहे हरियाणा हो, आई मीन वैसे ये तो फोकल पॉइंट है, लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया की बात है, कल्चरली भी और आइडियोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। जैसे आपने कहा कि भाई नॉन बीजेपी वालों को तो ये लोग मतलब परमिशन भी नहीं देते, पर्चा भी नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो देश रहा है, जब फुल ब्लूम पे हमारी जो एथिकल कैपिटलिज्म चलती थी, हमारे पुरखों की जो शीर्षाजी मॉडल था, वो मॉडल जो चलता था उसमें सब खुश थे, सब बढ़िया चलता था। और इतना सबसे धनाढ़ ही हमारा एरिया रहा है, जो वेस्टर्न यूपी कह लीजिए, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थन राजस्थान वगैरह, यही बेल्ट सबसे ज्यादा उसमें रही है। पर ये चैलेंज अब है हमारे लिए कि अगर हमने ये जो मॉडल्स हैं, ऑब्वियसली सरकार की जो चीजें चल रही है पैरेलल हमें एडजस्ट करनी है, सारी उनके ऊपर हमें कोप अप करना है। पर हमारी जो एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी हमारे पुरखों की रही है इस मामले में, उसको हम इसमें कैसे इम्बाइब करें, ये जाना चाह रहा था। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि अब एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये आ गई कि जो जिस तरह का प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी चाहिए वो हमारे इलाके में नहीं आ रही है। साउथ में काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, और मैं तो मानता हूँ कि इवन हमारे वेस्टर्न यूपी वगैरह के मुकाबले तो राजस्थान में ज़्यादा प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, मैं जाता रहता हूँ, जो है कि जो नई चीज़ करने के लिए और संगठित होके उसको ऑर्गेनाइज वे में बेटर इकोनॉमिक गेन के लिए कलेक्टिव होके काम करने का वो धारणा बहुत कमज़ोर हो गई है। और अब ये मान लो कि जितनी तेज़ी से ये अग्रेशन में जा रही है गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम कॉरपोरेट को लेकर के, और ये आपके डीप आपके मतलब आपका जो एक आदमी का खेत नहीं है, आप एक आदमी के हर खेत के अंदर ये पहुंचने वाले हैं, है ना। किसी न किसी तरीके से आपका इंफॉर्मेशन के नाम पे आपका डाटा कलेक्ट करके इतना डाटा कलेक्ट हो रहा है। और अभी तो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने एक वर्कशॉप करने की कोशिश की थी फार्मर्स लीडर के साथ में, करीब 50-55 लोग आए थे देश भर से, सारे लोग थे उसमें, राकेश भी था, युद्धवीर भी था, उसमें अतुल अंजान की टीम के लोग भी थे, उसमें हमने बीजेपी वालों को बुलाया था, संघ के और किसान मोर्चा के भी, और 2 दिन किया था इन हाउस कि जो डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर है उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कहाँ तक बात चल, और उसमें सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं कॉरपोरेट के साथ में, बड़े कॉरपोरेट के साथ में, और ऐसे ऐसे हो रहे हैं कोई समझ नहीं पाएगा। अब देखिए कि जो आपका ये है एआई वाला, वो ये क्या है, ये अपना पतंजलि वाले के साथ हो रहा है। अब उसको क्या पता कि फिर इसमें जो है एग्रीटेक में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनका कैसे इस्तेमाल होगा। डेयरी सेक्टर का एग्रीमेंट हुआ है इसके साथ में, आपका आईटीसी के साथ में। आप देखो ब्रिटानिया डेयरी में था, आपका ये नेस्ले डेयरी में था कॉर्पोरेट में, या अमूल है, इतने सारे कोऑपरेटिव है, एनडीडीबी कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ नहीं किया, वो आईटीसी के साथ में किया है। तो मतलब इस तरीके नॉन ट्रेडिशनल में जो जिसमें वो है भी नहीं, बट सबका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तरीका है, ये भले ही ये कहते रहे कि कोऑपरेटिव, अब कोऑपरेटिव आप कैसे बना लेंगे? किसी गांव में अगर 500 लोग इकट्ठा होंगे और वो चाहेंगे हमारा कोऑपरेटिव बने, तभी तो बनेगा ना। या सरकारी अधिकारी कहेगा कि कोऑपरेटिव बना दो जिस गांव में, बनेगी? कैसे बनेगी भाई? ये तो वॉलंटरीली होता है ना। और जब तक वॉलंटरीली नहीं होगा तो उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके आपस का जो ट्रस्ट है, जो उसका ऑब्जेक्टिव जिसके लिए बना रहे हैं, वो तो अंदर में जेल है ही नहीं लोग उस बात के लिए। लेकिन ये फिर भी लोगों को मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है, इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि अब देखो, अभी तो सब लोग पहले कह रहे थे, अब पिछले साल से साइलोज में सीधा जाना शुरू हो गया ना फूड ग्रेन, वो अडानी के जो बड़े बड़े साइलोज बने हैं, अब वहां से पर्ची कटती है, मंडी में नहीं जाता, वहां चला जाता है। तो ये ग्रेजुअली ये बहुत फास्ट होगा,
हिमाचल में देख ही लिया है कि एप्पल ग्रोवर्स का क्या हाल हुआ है वहाँ पे। कश्मीर वालों के ट्रक रोक दिए, बेचारे उनको आने ही नहीं दिया कि आप अलाउ नहीं करेंगे, तब तक यहाँ डंप कर दिए। जब वो आए तो तब तक जो है वो चंडीगढ़ के पास मंडी बनी है, वो अब तक तो वो तो शुरू नहीं हुई, पर बाकी जगह उनका प्राइस क्रैश हो गया ओल्ड मंडी में। तो ये किसी के भी साथ होगा ना। अभी देखिए, अभी हमने पोटैटो में देखा आलू में क्या हाल हुआ है, उसके पहले प्याज में हुआ 1 महीना पहले। अभी आपका सरसों में, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि भाई 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक गई सरसों, अभी एमएसपी नहीं मिल रहा। हम लगातार स्टोरी हमने की है मार्च से और अभी तक, अभी भी जो है, क्योंकि इतना इंपोर्ट कर लिया एडिबल ऑयल, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये मुझे कई लोगों ने कहा कि हमारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं भाई, अभी इतना बर्बाद हुआ है गेहूं की फसल, अभी तक किसी का जॉइंटली बयान देखा आप लोगों ने? कोई डिमोन्स्ट्रेशन हुआ है कि भाई कंपनसेशन कैसे दोगे? तो ये जो है ना कि हमारे जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी सिलेक्टिव अप्रोच जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब मुद्दा है तब तो आप चुप बैठे हैं। नुकसान, पिछली बार नुकसान हुआ उसके लिए आपने कोई आवाज उठा के कंपनसेशन नहीं दिलवाया, हीट वेव की वजह से जो हुआ था। अभी भी आपका जो है 15 से 20% क्रॉप तो डैमेज हो ही गई है, तो उसका नुकसान क्या होगा? अभी 2 दिन पहले ही एफसीआई चेयरमैन और एडिशनल सेक्रेटरी हम लोगों से बात कर रहे थे फूड के, कि साहब प्रोडक्शन तो हो जाएगा 112 मिलियन टन, सरकार को ठीक मिल जाएगा, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी। मैंने कहा तुम्हारी स्टेबिलिटी भी रहेगी, तुम 342 लाख टन खरीद भी लोगे, लेकिन जो किसान का नुकसान हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए कौन बात करेगा? उस पर तो आप बोल ही नहीं रहे हो। तो हमारे डॉक्टर परोदा है जो आईसीआर के डीजी थे पहले, अभी वो 4 दिन पहले उन्होंने बोले भाई कोई बोल ही नहीं रहा इस नुकसान के ऊपर। अब आपके यहाँ हरियाणा में, तो हरियाणा और पंजाब में ये गिरदावरी वगैरह शुरू हुई है, तो सवाल है कि सरकार जो कर रही है उसमें क्या होगा? अब राजस्थान, इसमें इन्होंने कहा कि लस्टर लॉस जो है 10% तक एमएसपी में कटौती नहीं करेंगे, उसके बाद कर देंगे, लेकिन जो मंडी में बाबू बैठा है जो तय करेगा कि क्या क्वालिटी है, उसको कौन रोकेगा? तो सवाल है कि जो कलेक्टिवली जो प्रेशर बनना चाहिए, और ये इस बात से अब इनकार नहीं हो सकता कि आपका फॉर्मलाइजेशन एग्रीकल्चर का बढ़ेगा। ये इसमें एक तरीके से वो आप कॉर्पोरेटाइजेशन कहो या कॉर्पोरेटाइजेशन कहो, तो बेहतर तो कोऑपरेटिव रूट है। और ये मान लो कि अभी अगर स्टेट अच्छे हैं जो कि सेंटर के दबाव में नहीं है, वहाँ पे दबाव बना के अच्छा कानून जो पूरी तरीके से फ्री करता हो, जो आप शुरू में कह रहे थे कि भाई ये तो मर्जी है कोऑपरेटिव बनाने वालों की, सरकार क्यों दखल देगी उसमें? भाई आप गलत काम नहीं करेंगे, आप कानून का पालन करेंगे, लेकिन संस्थान तो आपका है ना, उसमें कोई दखल क्यों देगा? ये प्रेशर बनना चाहिए। जैसे आपके यहाँ तो चुनाव है अभी राजस्थान में, अभी से दबाव बनना चाहिए कि भाई आप कोऑपरेटिव पे क्या लेके आओगे? अभी तक एजेंडा क्यों नहीं सेट हो रहा है? अब चुनाव के पहले 3 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश में, तो क्यों नहीं किसान कह रहे कि भाई आप हमारे लिए बताओ क्या कर रहे हो? हरवीर जी, मेन प्रॉब्लम यह है कि किसान यूनियन के पास में हम जा करके, हम बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म को लेके चल रहे हैं, जा करके कह रहे हैं, लेकिन इतनी पता नहीं कौन सी वो उनकी एजेंडा है, कौन से उनके झंडे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब आंधी आ गई हो और चारों ओर आग लगी पड़ी हो, किसान के 2 साल से डेटा कलेक्ट हो रहा है। ये डेटा कलेक्शन के मान में अमित शाह का डिपार्टमेंट, जब से ये डिपार्टमेंट बना, एक एक चीज का डेटा, एक एक किसान का डेटा उनके पास है। 63,000 उनकी बन चुकी है। मैंने 3 सेशन कर लिए इस पे, 3 सेशन में भी किसान को संगठन है वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके मुझे इस बात पे नहीं कह पा रहा है कि ठीक है ये कुछ चीज है जो आपकी है, ठीक कह रहे हो आप, कम से कम ये भी कह। आपको भी मैं पढ़ता रहता हूँ, आपका एक मंच अपने तरीके से आपको थोड़ा उस वे में भी रखना पड़ता है, और लेकिन बात मुद्दे की ये है कि बहुत कुछ आंधी आ रही है किसान के लिए बचने के लिए। अब ये व्यवस्था भी जैसे कहें हम फूल कुमार जी वाली बात को कहते हैं तो लोग इसी बात को समझने को तैयार नहीं होंगे। मेघ सिंह जी भी अपनी बात इनको कह रहे हैं कि हम कानून में चलें, वो भी कोई मतलब नहीं। अब ये व्यवस्था एक डोर टू डोर ये तो पहुंचने को तैयार है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है हम उनको कह सकें कि भाई तुम जी लो, जीना सीख लो। जिस तरीके से 17 यूनिट पे अमूल की गुजरात में कब्जा है इनका, और ये अभी वो कह रहे थे चले गए ये वो हरियाणा से, वो ये कह रहे थे कि अमूल ने दिल्ली और इस जगह सब जगह खोल लिया, क्योंकि जो बड़ी कॉर्पोरेट मल्टी स्टेट कंपनीज हैं वो अपने तरीके से बहुत कुछ एक्सपांड हो रही है, बजट उनके पास में है, पैसा उनके पास में है, सारा चार्ज उनके हाथ में है, तो खेती, दूध, ये सारा अपने लेवल पे कब्जे हो गया।
कब्जे हो गया। तो हम जो अपने आप को अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता तो वो हो गया जिसका शैलों में है अनाज, जो शैलों में अनाज है वो होगा। हाँ विदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, फिर अपना टाइम भी हो गया, क्या ज्यादा कहना टाइम चाह नहीं रहे हैं, लेंगे। बहुत कुछ कहना चाह आपको रहे जैसे हैं। बात बहुत होगी क्योंकि आप वो सेशन रिकॉर्ड जी। किया इसलिए ज्यादा लंबा कुछ सुनते भी नहीं। हाँ कहिए। मुझे लगता है कि हरबीर सिंह जी ने सभी जो यहाँ डिबेट्स में थे पार्टिसिपेंट सभी की बात का जवाब दिया है और बहुत विस्तार से दिया। और हमें समझ लेना चाहिए कि यही एक बात है जो रास्ता है कोऑपरेटिव का बचा है। हमारा काम क्या है कि हम 15-20 लोग इकट्ठे होके गेम चेंजर नहीं हो सकते। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हरबीर सिंह जी का चैनल चल रहा है रूरल वाइस, ये अकेला चैनल है कि जो किसानों के बारे में मुखर होकर बोलता है और निष्पक्ष तरीके से बोलता है। एक तो हमें इसको बहुत ज्यादा जितना भी इसको शेयर कर सके, जितना इसको ज्यादा प्रसारित कर सके वो हमें करना चाहिए और अपने ग्रुप्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और पढ़ें भी जाने भी। यहाँ के आज का जो कार्यक्रम है इसका सार भी हमारा ये है कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। हम बूढ़े हो चुके या आगे होने वाले हैं। जरूरत इस बात की है कि जो हमारी जनरेशन है नई वाली, जो आने वाली जनरेशन, उत्तर भारत में तो रुचि खत्म होगी एग्रीकल्चर के प्रति। रुचि नहीं रही तो कहीं बात के लिए कोऑपरेटिव, कहीं बात के लिए किसान, कहीं बात के लिए कानून, कुछ बचा ही नहीं है। हमें तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ेगा, ऐसे सेंटर्स पे जाना पड़ेगा जहां यूथ का गैदरिंग होता है, उनके बीच में ही डिस्कशन करने पड़ेंगे, लंबी डिबेट करनी पड़ेगी। हरबीर सिंह जी के चैनल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो चीजें लोगों के पास पहुंचे। आज बिल पास हो गए और मैं देख रहा हूं कि जो सांसद है उनको ही जानकारी नहीं है, वो ही इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं गया हूं जयंत चौधरी के यहाँ गया, और रही बात इनकी जो आपके किसान संगठन वाले हैं, ये तो अभी हरबीर सिंह जी ने बता भी दिया आपको, सबकी सेटिंग हो चुकी है। किसी की रामदेव से होगी, किसी की अडानी से होगी और किसी की दूसरे संगठनों से होगी। कॉरपोरेट का कब्जा है, वो जानते हैं कहां से कब्जा करना है। हमारे पास केवल इंस्टीट्यूशंस बचे हैं, यूथ बचा है जिसको हमें समझाना है। अब बताइए, देखिए हम फूल कुमार जी को नहीं समझा पा रहे, हम मैक्स सिंह जी को नहीं समझा पा रहे कि भाई क्या वस्तु स्थिति है। ठीक है। अब विदेश की टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं अब 1-2 मिनट में दे दूं, कोई और बोलना चाहता तो, वरना 2 मिनट में सम अप कर दीजिए। फूल कुमार जी आप 2 मिनट में कोई लास्ट एसेंस की बात है वो कह दीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड में लोग सुनते नहीं। आपके दिमाग 2 मिनट में बात कर दीजिए। मैक्स सिंह जी आप 2 मिनट में कहिए, हरबीर सिंह आप भी 2 मिनट में कहिए कि हम जो सोचते हैं इस कोऑपरेटिव कंसेप्ट को जो आंधी की तरह कब्जा हो रहा है उसके अंदर कैसे कोई बात, कोई चिंगारी दिखती हो तो उसके ऊपर कह दीजिए, या कोई साथी और भी होगा तो कुल 5-7 मिनट में सेशन को ओवर करते हैं। अब फूल कुमार जी कोई बात 2 मिनट में आप अपना समाप्त करिए। नहीं सर, यही है कि एक तो अंध विरोध तो हमें करना ही नहीं है, बिल्कुल भी इसमें नहीं घुसना चाहिए बिल्कुल भी कि भाई चलो मान लिया बीजेपी की सरकार है, एंटी सोच की सरकार है किसान से, लेकिन फिर भी इसका अंध विरोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिसी का। उसको बल्कि उसको स्कैन कीजिए, उसको पढ़िए, और लेकिन अपने पुरखों की जो लिगेसी रही है खेती का कॉर्पोरेट मॉडल हमारे पुरखों का रहा, पहले हमारे गांव सारे उसी मॉडल पे चलते थे, उसकी जो एथिकल वैल्यू सेट था वो वैल्यू सेट, और आज का जो ये लेके आते हैं, अब जैसे अडानी का एग्जांपल दिया कि वो खेतों में क्यों आना चाहता है, वो वाली सोच उसकी जो हमारे एथिकल सिस्टम जो है लिगेसी का, उसमें कहाँ फिट बैठता वो पार्ट उसका ले लो, बाकी छोड़ दो, और उसके हिसाब से भी इन पैरेलल गवर्नमेंट वाले इसके साथ अडॉप्ट करते हुए इन पैरेलल उस पे काम करो। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करते हुए अंध विरोध नहीं करें। मैक्स सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप 2 मिनट में बात को रखिए। सर 2 मिनट तो बता रहे हैं। कोऑपरेटिव जो है वो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है, बट कोई भी कोऑपरेटिव दुनिया में लोगों के कोऑपरेशन से चलती है, वो कोऑपरेटिव है तो उसका सोशल एस्पेक्ट पे काम होगा पहले, तो फिर उसका आर्थिक रिजल्ट आएगा निकल के, वरना लोगों की वॉलंटियर नेचर जो है वो नहीं आती, उसमें भी किसी ना किसी को लीडरशिप लेनी पड़ती है। मैंने पशुओं की कोऑपरेटिव बनाई हुई है, मैं उसी बेस पे कह रहा हूँ ये बात। कोई ना कोई आके दूसरों को समझाता है, जैसा आप कर रहे हो अभी ट्राई। एक लास्ट पॉइंट ये है कि यदि हम मॉडल लेते हैं कॉर्पोरेट वाला, तो कॉर्पोरेट वाला मॉडल कॉर्पोरेट्स के लिए, लालाओं के लिए, बनियों के लिए वास्तव में शानदार है। यदि किसी को लालागिरी करनी है तो उसे वही लेना चाहिए, वो सही तरीका है। एफपीसी बनाओ, लालागिरी करो छोटे लेवल पर, जो सरकार के फायदे हैं वो उठा सकते हो उठा लो, नहीं उठा सकते तो बढ़िया। चलो ठीक है, एफपीसी के मार्फत धंधा करो। ये आपके डायरेक्शन में पूरी बात सुनेंगे तो बात बनेगी। तो दूसरा तरीका है कि कॉर्पोरेट नहीं करना है, यदि गांव का भला करना है तो फिर कोऑपरेटिव ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है, बट कोऑपरेशन चाहिए लोगों का।
तो कोऑपरेशन ही है, जहां जहां लोगों को मिल सकता हो, लोग फोर्थ कमिंग हो, वहां पे कोऑपरेटिव बने और वो लड़े आगे। ठीक है, अब एक मिनट के लिए रुकमन आप अपनी 1 मिनट में बात करो, फिर मैं फाइनल परवीर जी के कमेंट लेकर के सम अप करूंगा। जी हनुमान जी, एक तो मैं ये कह रहा था कि अपन एक वन वे लेके चलेंगे तो वो भी उचित नहीं होगा। जैसे फूलचंद जी ने कहा कि वो एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोऑपरेटिव वे में भी चलना है। और दूसरी, जैसे यूथ की बात करी थी, तो यूथ के पास अपन जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, चलो मैं मतलब 23-24 साल का हूँ, लेकिन उसके सिवाय कोई लगभग मुझे नहीं लग रहा कि मेरी एज का इस मीट में भी हो। तो यूथ के पास आइडिया भी नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। अपन अगर एग्रीकल्चरल जो कॉलेज है उसके अंदर एक सेशन रखें और उसी वे में अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे तो उसके लिए हमारे को इकोनॉमिक साइड का भी देखना पड़ेगा। उन सब में आपकी बात आ गई, वो घर घर आके तो समझाएंगे हो आपको, सकता है कि इंक्लूड हो जाए। नहीं घर घर आकर के समझाएंगे आपको, लेकिन वो खुद की थ्योरी समझाएंगे। अच्छा हाँ, वीरेश जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, 1 ही मिनट में करें, ताकि फिर क्या रिकॉर्डेड सेशन को कोई मायने नहीं रहता फिर उसका। आप कोई कहना चाह रहे थे कि आप बात, वीरेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? बस मैं तो कह दी कि टू एजुकेट पीपल शुड बी आवर मोटिव। बस ठीक, जितना ज्यादा एजुकेट कर पाएंगे। परवीर जी, अब हमारी चिंता जो है उस बात पे है कि हम बात कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट इनके बीच में आने के बीच में हम गांव के हिसाब से खेत में खड़े आदमी की भी चिंता लेकर के ये सब कुछ चल रहे हैं। ये आंधी तूफान की तरह ये फास्ट मूवमेंट से मूवमेंट भी आ रहा है, घर घर एक खेत पे डेटा, दूसरा तीसरा ड्रोन वगैरह सब कुछ, ये कौशल 4.0 ये सारे हमने चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। अब इस स्थिति में आप इतना बड़ा चला रहे हैं, क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए एक्चुअली, किस दिशा में बढ़ना चाहिए? 2 मिनट में अपनी बात को कंपाइल करना पड़े तो कैसे करेंगे आप? 1 सेकंड में मैं कॉल कर रहा हूँ यार, 1 मिनट में कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास जो विकल्प हैं वो सीमित हैं, और जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कोऑपरेटिव एक अच्छा रास्ता है, लेकिन इसको एक मूवमेंट की तरह लेना पड़ेगा। और अब एक देखिए, इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। सरकार कह रही है हम कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ठीक है हम बना लेते हैं भाई। तो अगर उस तरीके का एक सिस्टम डेवलप कर लें और इसको मूवमेंट की तरीके से 1 गांव 2 गांव 4 गांव आप ले जाएं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनियन और फिर फेडरेशन के लेवल पे ले आए, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करके, तो मेरे ख्याल से ये एक रास्ता है और इसको बहुत ही कॉन्शियसली करना चाहिए। और कोऑपरेटिव को ऐसी चीज नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर ही है। कोऑपरेटिव में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हाउसिंग कर सकते हैं और दूसरी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तमाम सारी चीजें कर सकते हैं। अभी जो कोऑपरेटिव बनाने की बात है वो मल्टी फंक्शनल कोऑपरेटिव होंगी। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी होती थी पहले, उसको अब ये कह रहे हैं कि भाई उसके मल्टी फंक्शनल बना लेंगे उसको। आपको राशन की दुकान चलानी है वो भी चला लो, आपको गैस एजेंसी चलानी है वो भी चला लो। तो पॉइंट इज दैट, इसको थोड़ा सोच के समझ के इसके ऊपर एक अच्छा एक स्ट्रेटजी पेपर बना के, और क्योंकि उसमें रूरल एरिया में हमारे यूथ बहुत सारे बेरोजगार भी हैं, उनको भी इसमें जोड़ सकते हैं, उनको भी एक अट्रैक्शन नजर आएगा। भले ही वो खेती में नहीं है तो खेती से जुड़े दूसरे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये इसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से सोच के, और कहीं कुछ लोग मिलके एक मॉडल क्रिएट करें और उसको धीरे धीरे फिर रेप्लिकेट कर लें, आसपास करें, दूसरे जिलों में करें। तो इस पे जो लोग कंसर्न है एग्रीकल्चर को, रूरल इकोनॉमी को लेकर के, उनको कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलेगा। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए वो ओकेजनल होते हैं, जब कोई इवेंट की तरह होता है तब वो होते हैं। बहुत रेगुलर ग्राउंड पे ना उनका उस तरीके का कोई सिस्टम है, ना उस तरीके की उनकी कोई सिस्टमेटिक चिंता है। तो ये कुछ दूसरे लोगों को अपना इसमें कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ना होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बातें आपके द्वारा आई कि कुछ नए लोग जो थिंक टैंक है, या आपके जैसे चैनल वाले, या जो हमारे जैसे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट प्लेटफॉर्म बना करके फूल कुमार जी के जैसे उजमा चल रहा है, उस तरीके के लोग मैदान में कूदे और कोऑपरेटिव में आए। कोऑपरेटिव में पैक्स पे हम कब्जा बनाने की सोचें, और साथ के साथ एफपीसी का भी ध्यान रखें, ताकि हम स्टार्टअप की दुनिया में भी अपना पांव रख सकें। हम स्टार्टअप भी करेंगे, पैक्स में हम जागृति पैदा करके पैक्स में एंट्री लेंगे,
क्योंकि बहुत सारे काम अब गांवों के जो है इसमें कोऑपरेटिव में कब्जे होने जा रहा है। इन बातों का ध्यान भी रखेंगे। और ये लोकसभा में पड़ा बिल है, अभी नहीं निकला है, तो इसके ऊपर ये हो सकता है ऑर्डिनेंस निकाल के कुछ काम कर ले और राज्यों की जो सहकारी समितियों को ये लील ले और उनको 2/3 इधर से रिजोल्यूशन पास करा करके और पूरे के पूरे जो है वो ढांचे को अपने कब्जे में लगभग लेने की कवायद है उसके हिसाब से। और किसी साथी का कोई सवाल लास्ट में रहा हो तो 1 आध मिनट में। कमलेश जी, आप कई बार हाथ भी खड़ा किया, आपने बोले नहीं, कोई बोलना चाह रहे हैं तो अपनी बात को रखें, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सेशन को। तो मैं हनुमान राम जी आप सबसे मैं थोड़ा अनुमति लूंगा। हाँ नहीं, हम भी फ्री हो रहे हैं। और किसी का कोई बात हो तो अब बंद कर दिया जाए अब, और क्या, किसी का कोई टॉपिक नहीं है तो ठीक है। फूल कुमार जी धन्यवाद, आप भी उजमा में इस मैटर को पहुंचाएं। आप भी काफी बड़ा प्लेटफॉर्म, हरवीर जी के बाद में आपका नंबर लगता है, आप इंटरनेशनली भी जुड़े हुए हो, काफी साथी जुड़े हुए हैं। तो यदि ये एंट्री करते हैं तो गांव बच सकते हैं और इसमें हमें कुछ करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है, धर्म है और एथिकल बात भी है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, बंद कर दिया जाए। जी जी सर, जोड़ ही हर चीज का तोड़ है सर। बस ये लाइन है, सर जोड़ ही हर चीज का तोड़ है। मेरे पास कुछ ज्ञान है, आपके पास कुछ ज्ञान